बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और मार्केट देखिए अभी थोड़ा हाई साइड से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इंटैक्ट है। ब्रेथ 19-20 अंक आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 25,764 आज का हाई, 25,700 पे कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी ने भी हाई साइड से थोड़ी सी बढ़त गवाई, लेकिन 145 अंक अभी भी ऊपर। ब्रेथ अच्छी है मार्केट की और दो स्पेसेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। IT सुबह से तेज और PSU बैंक एक बार रख दीजिएगा स्क्रीन पर। 2.5% की तेजी के साथ PSU बैंक इंडेक्स कारोबार करता हुआ। अब आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा, सब पे करेंगे बातचीत। स्टॉक स्पेसिफिक भी बातचीत होगी। वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। IT शेयरों के दम पर बाजार में अच्छी रिकवरी। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी निचले स्तरों से 150 पॉइंट से ज्यादा सुधर कर 25,750 के करीब पहुंचा। इन्फोसिस, ITC, SBI और L&T ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी नीचे से 600 पॉइंट से ज्यादा सुधरा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी रिकवरी। इन्फोसिस ने एंट्रोपिक के साथ किया स्ट्रेटेजिक करार। दोनों मिलकर टेलीकॉम से लेकर IT जैसे सेक्टर के लिए डेवलप करेंगे सॉल्यूशंस। इन्वेस्टर AI समिट में इन्फोसिस के चेयरमैन नरेंद्र निलेकनी ने कहा, AI में नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी गैप, इस सेक्टर में है बड़े मौके। AI के लिए भारतीय कंपनियों की तैयारी को देखते हुए पूरे IT सेक्टर में रिकवरी। 2% से ज्यादा चढ़ा IT इंडेक्स। टाटा एलेक्सी, HCL टेक, टाटा टेक 2 से 3% चढ़े। IT के साथ सरकारी बैंकों में जोरदार खरीदारी, करीब 2.5% चढ़ा इंडेक्स। 3 से 4% की तेजी के साथ वायदा का टॉप गेनर बना PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक। साथ ही FMCG और केमिकल शेयरों में रौनक कायम। वहीं मेटल और कैपिटल मार्केट शेयरों में दबाव कायम। नए ऑर्डर के बाद 4% से ज्यादा भागा कोचिन शिपयार्ड। रक्षा मंत्रालय से 5 सर्वे जहाज के लिए 5,000 करोड़ का मिला ऑर्डर। उधर भारत फ्रांस के बीच डिफेंस डायलॉग के चलते BEL मजबूत। साथ ही दूसरे डिफेंस स्टॉक्स भी चले। इंडेक्स 1% से ज्यादा मजबूत। और कर्नाटक में गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए 1% लेवी लगाने से दबाव में क्विक कॉमर्स कंपनियां। 3% ज्यादा गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना स्विगी। इटरनल में भी करीब 2% ज्यादा गिरावट। आप देख रहे कमाई का अड्डा। ट्यूसडे का सेशन, एक्सपायरी का दिन। और वीरेंद्र जी एकदम से निचले ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें तो निफ्टी ने थोड़ी सी बढ़त गवाई है। 17 अंक मात्र अभी फिलहाल ऊपर रहा है। और बैंक निफ्टी भी देखें 150 अंक ही अब ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई और 25,764 तक गए हम, 25,786 का आपने एक बड़ा रेजिस्टेंस बताया था, उसके आसपास तो पहुंचे। कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट अब लग रहे हैं निफ्टी पर और कैसी अप्रोच रहेगी देखते हुए जिस तरीके से थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है? श्रेया गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रहेगी थी मेरी जवाब के स्वरूप में, हेडलाइन से पहले वाली। देखिए श्रेया, इस सेशन की ना कुछ लिमिटेशंस है ना, और लिमिटेशंस के बाद भी अगर आप देखें एक और चीज़ है जिसे कहते हैं बाउंडेशन। शुक्रवार को जब हम बाजार बंद करके गए उसके बाद हम 3 दिन राहत महसूस कर रहे थे वॉल स्ट्रीट से। शनिवार, इतवार और सोमवार को मैं एक बार वो बात कहना चाहूँगा जो कि मैंने 12 बजे भी कही थी कि प्लीज़ याद रखिएगा, ये बाजार सुबह चाहे जैसा भी किया हो, मिड सेशन में चाहे जैसा भी किया हो, टुवर्ड्स क्लोज ये अलाइन होने की कोशिश करेगा। जो चीज़ हम CNBC आवाज़ पे सुबह से फोकस करें, दैट सिंकिंग डाउ फ्यूचर्स। ठीक है, एंथ्रोपिक के साथ इन्फोसिस की कोलैबोरेशन, ये खबर आई, ठीक है। बैंक निफ्टी चला, ठीक है। बट कुछ हद तक US फ्यूचर्स के साथ श्रेया एक सिंक, एक पैरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि हल्की सॉफ्टनेस, ये माइट भी आप देखें वो उस चक्कर में आ रही होगी। हालांकि अब देखिए, अब US फ्यूचर्स सुबह की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट है, तो अब थोड़ा सा उससे पैरिटी एस्टेब्लिश करेगा। मेरी सुबह क्या अप्रोच थी? देखिए, सुबह हमारे पास
AI वाली खबर नहीं थी, मतलब AI समिट थी, लेकिन इन्फोसिस वाला एंथ्रोपिक वाली कोलैब की खबर नहीं थी। हमें सिंपली अपने स्टैट्स पे फोकस करना था। सुबह गिफ्ट निफ्टी शेयर करीब 100 अंक नीचे था जब बाजार की शुरुआत हुई। क्या लेवल तय किए थे, लेके ले आइए। बेस वन बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया था, अ ट्रेजेक्ट्री कॉल 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और साथ ही साथ 25,600 के बड़े पुट राइटर्स जहां पे 1.82 का पीसीआर है। एनी डिप टुवर्ड्स 604,564 आप बाय कीजिए। आपको वक्त भी बताया था, क्लोजर टू 937 एक बाजार आर्क बनाकर निकलने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली वही निकला, आया, इस बेस वन को टेस्ट किया। हम पहले कहां जाएंगे? हम पहले जाएंगे कल के हाईएस्ट क्लस्टर को हिट करेंगे। RS1 लेके आइए पहले। RS1 क्या था? और आप यकीन मानिए फर्स्ट स्विंग में हम गए, वो जो आप एक हाई देख रही है ना, ये करीब करीब फर्स्ट हाई दैट वाज 689 एंड 729। फिर हमने एक्सपायरी डे में 25,700 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, यानी ड्यूरिंग द डे फर्स्ट ब्रेकआउट। और उसके बाद हम ऑलमोस्ट गए 786 तक। पर याद रखिएगा, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि मैंने अपनी कमेंट्री को अभी भी 813 के ऊपर नहीं रखा है। इन बेस्ट केस एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड 786 एंड 813। 800 बहुत टफ जोन है, यकीन मानिए। मैंने 12 बजे भी ये कहा था कि प्लीज अब एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठिए, या फिर अगर आप ओपन रहते हैं तो 786 या फिर 813 के ऊपर मत देखिए। शेयर अगर आपने सुबह प्रॉफिट लिया है तो मेरे ख्याल से अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप बने रह सकते हैं, बट अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और अगर आप 730 के प्राइस पे अभी भी कमिटेड हैं तो याद रखिएगा एक स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 25,666 का, 666, इससे नीचे नहीं या फिर इससे ऊपर नहीं। अगर क्लोजिंग में हमको टुवर्ड्स 813 या फिर 789 तक का स्विंग मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। एक बार एक्टर साहब ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। क्या कह रहे हैं ऑप्शंस के स्टैट्स? ये कर्व क्या कह रहा है? हमने 12 बजे के जो स्टैट्स देखे थे, हमने देखा था कि बड़े कॉल राइटर्स 25,800 पे अलाइंड हैं, ना कि 25,700 पे। तो उसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 3.72 CR, लगभग 25,800 की कॉल पे। तो RS2 का स्कोप श्रेया अभी भी खुला हुआ है, बट बात वही आती है कि आप कहां तक का रिस्क लेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप डे ट्रेडर भी हैं तो वो स्टॉप लॉस आता है 25,666 पे। बाकी अगर आप बुक करना चाहते हैं श्रेया तो 731 का प्राइस भी, कंसिडरिंग द फैक्ट हमने सुबह डिप को बाय किया था, ये बुरा नहीं है श्रेया। निफ्टी पे ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हैं, और पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो अभी भी रह सकते हैं, लेकिन 25,666 का इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन कर लीजिए। निफ्टी की चर्चा हो गई विस्तार से, लेकिन बैंक निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। 203 अंक ऊपर, और PSU बैंक से जिस तरीके से स्ट्रेंथ मिल रही है वीरेंद्र जी, वो एक अच्छी चीज़ है। रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करें तो निफ्टी से ज़्यादा मजबूत नजर आता है बैंक निफ्टी। यहाँ पर क्या अप्रोच रहेगी? बिल्कुल शायद देखिए, निफ्टी बैंक मजबूत है, ये बात हम कल भी इनफैक्ट सुबह हम जब आप मैं थे आशीष थे, मैंने बात बिल्कुल कही थी। इवन ऑन अ डे जब निफ्टी में कोलैप्स नजर आ रहा था, कल निफ्टी का लो था 378, मतलब 25378। आज निफ्टी कहाँ पे खुड़ा है? लेकिन कल भी मैंने बैंक निफ्टी पे यही व्यू रखा था कि इस इंडेक्स को शॉर्ट करने का या फिर नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव कोई नहीं है अभी मेरा, जब तक कि 59,831 वायलेट नहीं हो रहा है। हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। हमने कल ट्रेड लिया, कल 61,000 पे क्लोज आया श्रेया। अब क्या था कि 61,000 पे क्लोज आया, गिफ्ट निफ्टी सॉन्ग नीचे था। क्या सुबह हमने लेवल ड्रॉ किए थे? क्यों ड्रॉ किए थे? लेके आइए बेस वन क्या था? अ रिट्रेसमेंट इज क्वाइट पॉसिबल, मैंने सुबह कहा था एक बात। और रिट्रेसमेंट कहां तक का? देखिए, एक बहुत चले हुए इंडेक्स को थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ता है। कल बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। फर्दर थ्रस्ट जनरेट करने के लिए एक रुकी हुई वस्तु की तरह आपको थोड़ा सा पीछे आके अपने मोमेंटम को जनरेट करना पड़ता था। लेवल क्या था? 606,409। क्यों था ये? दैट वाज एग्जैक्टली 60,000 पुट राइटर्स जोन एंड 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आया बड़ी खूबसूरती से, बहुत देर तक वहां पे रेस्ट किया, और उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ PSU बैंक्स क्या स्विंग जनरेट किया। क्या कहा था मैंने कि जब बेस वन को पिक कीजिएगा तो RS1 के क्लस्टर में लगा के छोड़ दीजिएगा। RS1 क्यों था और क्यों कहा गया था? ये जो आप एक कैंडल को रीड कीजिएगा 3 फरवरी, जिस दिन ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था, सुबह सुबह आप बड़े गैप के साथ खुले थे।
ये उस दिन का हाईएस्ट क्लस्टर जो है ना वो करीब करीब यहीं आता है, 61,072 और 241। तो मेरे कहे के मुताबिक अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट याद रखिएगा अगला मूव 241 के ऊपर आएगा। अगर 241 बाइसेक्ट हो गया तो 478 और 615 ये जोन भी आएगा। बट अगर आपको बैंक निफ्टी में कमिटेड रहना है इस डायरेक्शन में तो आपको स्टॉप लॉस डी पर रखना पड़ेगा एज अ पोजिशनल ट्रेडर, और वो आता है अभी भी बेस 1 के नीचे, क्योंकि हमको उस स्टॉप लॉस को डिफेंड करेगा 60-500 का पुट राइटर और 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो नो इश्यूज विद द बैंक निफ्टी शेयर, स्टे कमिटेड इन दिस डायरेक्शन। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। शेयर बिल्कुल, बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेक का कमिटेड और स्टॉप लॉस ध्यान में ज़रूर रख लीजिएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो हमने चर्चा कर ली। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और स्टॉक स्पेसिफिक भी कई सारे स्टॉक्स ने अच्छे मौके दिए हैं। तो तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स से शुरुआत होगी। कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा खरीदारी आज के सेशन में होती हुई नजर आई? सबसे पहले नंबर पर इन्फोसिस नजर आ रहा है, 3% अप। इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ करार किया, उस खबर ने जान फूंक दी पूरे आईटी स्पेस में, और इन्फोसिस पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो 3% अप है। एचसीएल टेक उसी तर्ज पर आज चढ़ता हुआ 2% यहाँ पर तेजी बनती हुई। अदानी एंटरप्राइजेस मुनाफा वसूली के बाद यहाँ पर बाइंग नजर आ रही है आज 2% से ज्यादा। और बीईएल जो डिफेंस डायलॉग होने वाला है पूरा डिफेंस पैक फोकस में है, लेकिन सबसे ज्यादा खरीदारी बीईएल में भी होती हुई नजर आई है। और वायदा बाजार से देखेंगे तो पूरा हम अभी पीएसयू बैंक्स चर्चा कर रहे थे। पंजाब नेशनल बैंक देखिए करीब करीब 4% अप है, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% अप, अगेन आईटीसी, टाटा एलेक्सी और इन्फोसिस नजर आएंगे। वायदा बाजार में भी इसने गेनर्स में अपनी जगह बनाई है। लेकिन बैकफुट पर क्वालिटी वॉल्स लिस्टिंग 26% डिस्काउंट पर हुई थी इसकी एचयूएल से डीमर्ज होकर, और आज देखिए 5% का डेंट पड़ गया है। समझेंगे कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर। इटर्नल गिग वर्कर्स की वो खबर, कर्नाटक गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम में 1% डालने को कहा है, तो उसका एक डेंट पड़ा है, 2% ज्यादा की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। हिंडाल को पूरा मेटल पैक कमजोर है, आज के सत्र में 2% ये गिरा है, और ट्रेंट भी देखिए 1.5% ज्यादा की गिरावट के साथ कर रहा है कामकाज। वायदा में क्या कुछ, तो स्विगी वही गिग वर्कर वाली खबर पर आज ये फिसल गया 3.5%। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी 2% की गिरावट। बीएससी और एमसीएक्स कैपिटल मार्केट स्पेस, बीएससी जिस दिन से आरबीआई की तरफ से वो सख्ती वाली खबर आई है, बीएससी उस दिन भी गिरा था, आज भी देखिए इनफैक्ट कल गिरा था, और आज भी 2.5% गिरकर कर रहा है कारोबार। और पूरे सिल्वर्स और गोल्ड में थोड़ी नरमी, तो एमसीएक्स भी आप देखें 2.5% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने आपके सामने रख दिए, लेकिन इस शो में होगा क्या, कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोदार जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, सचितानंद उत्तेकर, अमित सेठ, अरुण कुमार मंत्री और श्रीकांत चौहान जी से। 2:15 पर इन्फोसिस में तेजी क्यों है बताएंगे दीपाली राणा। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप क्यों भागे। 2:30 नुपुर बताएंगी पीटीएम का शेयर फोकस में क्यों है, साथ ही इटर्नल और स्विगी में गिरावट की वजह भी बताएंगी। 2:40 पर रोहन सिंह बताएंगे कौन सी ईवी गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी। साथ ही 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डेप्टी सीआईओ संदीप बंसल जी। 3:10 पर वीरेंद्र जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर बीटीएसटी के एसटीबीटी कॉल्स। ओके चलिए, तो यहाँ पे जनाब हो गया अब तक का क्रम, और हमने जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे वो भी समझ लिया। अब पैनल लेके आइए स्क्रीन पे, एक एक करके ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर से शुरुआत करते हैं। अच्छा प्रकाश सर नहीं, राजेश सतपुते जी शुरू करते हैं। राजेश सतपुते जी से शुरुआत करते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। ओके, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए वीरेंद्र, मेरी नजर है आरबीएल बैंक के चार्ट के ऊपर। एक बेहतरीन चार्ट है, क्लीन ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि ये जो 322 323, तो इट्स बाय अबाउट 321, तो अकॉर्डिंगली हमारा स्टॉप लॉस होगा 319 का। स्विंग का टारगेट रहेगा से लेके 330 आरबीएल बैंक। एक बार टारगेट दोबारा बताएंगे राजेश जी, आपकी वॉइस ब्रेक हुई। आरबीएल बैंक पर क्या टारगेट बताया आपने? देखिए स्टॉप लॉस होगा 319 का, टारगेट होगा 330 का। ओके, 330 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है आरबीएल बैंक में। ये हो गई राजेश जी के पिक, और वो हम आदत से मजबूर होते हैं, पैनल देखते भी नहीं, सीधे सबसे पहला नाम गावसर का ही आता है। मैं समझ सकती हूँ वीरेंद्र जी। अच्छा, मानस जी के पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून मानस जी, बताइए क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए खरीदारी करेंगे इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक मेरे ख्याल से जनवरी से अगर आप देखें तो 910 के आंकड़े को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने 910 का आंकड़ा ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स बेहतर दिख रहे हैं,
तो इंडियन बैंक पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 904 904 रुपए के स्टॉप लॉस से 940 रुपए 940 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहें तो 920 वाला कॉल ऑप्शन ले लें। 16-17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 30 रुपए 30 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ओके, इंडियन बैंक, इसमें बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी इंडियन बैंक में कल, और आज फ्रेश बाइंग काफ़ी नज़र आ रही है, और आप इस स्ट्राइक को देखिए करीब 7.25% वाई बिल्डअप हुआ है। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शेयर जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। टाटा मोटर का अगर हम चार्ट देखें तो रिसेंटली यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, 2-3 दिनों का रेस्ट हुआ, स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस से वापस एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इसे एज अ कंटिन्यूएशन ट्रेड बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 375 का और टारगेट्स रहेंगे 392 रुपीज के टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अमित जी की पिक हो गई यहाँ पर, और अच्छा परफॉर्म करता हुआ निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी है, 1% अप है, ध्यान रखिएगा। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया जी, मेरा भी पिक ऑटो सेक्टर से रहेगा। ओवरऑल निफ्टी ऑटो में मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी अच्छा है, तो टीवीएस मोटर को खरीदारी की सलाह रहेगी। 3860 के आसपास चल रहा है, इसका परफेक्ट रिट्रेसमेंट 3800 के आसपास हो चुका है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए, तो करंट लेवल के आसपास बाय करें। 3830 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3920 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं, तो टीवीएस मोटर एज ए पोजिशनल ट्रेड इसको बाय करके चल। ओके, टीवीएस मोटर्स 3858 पे आपका 59 पे आपका बाय कॉल है। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए यहाँ पर आईटी एंड बैंक्स का जो परफॉर्मेंस है वो तो मुझे लग रहा है कंटिन्यूड रहेगा, बट यहाँ पर आई थिंक निफ्टी फार्मा पे भी आपको ध्यान देना है। फार्मा स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अच्छी हलचल हो सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज का एक क्लस्टर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, पिछले 6 दिनों से लगातार अपने 1280 1260 इस पर्टिकुलर बैंड को इसने रिस्पेक्ट किया था। उस पर्टिकुलर बैंड से मुझे लग रहा है जल्दी ब्रेकआउट होना चाहिए। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली बन सकती है 1340 तक की, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1264 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डॉक्टर रेड्डीज, और इस बीच निफ्टी इन रेड आया, 10 अंक नीचे, 25,672 पर कर रहा है अब निफ्टी कारोबार इन रेड फ्लैट फिलहाल। देखते हैं अब यहाँ से और कैसे मूव्स दिखाता है निफ्टी, और फ्रेश व्यू भी लेंगे, लेकिन टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपके सामने फटाफट से रखते हैं ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाए। राजेश सातपथे जी ने चुना आरबीएल बैंक, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 330 के टारगेट, 319 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे कि इंडियन बैंक में खरीदारी कीजिए, यहाँ पे भी पैसे बनेंगे, सारे बाई कॉल है इनफैक्ट, याद रखिएगा। 940 के टारगेट है इंडियन बैंक में, 904 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के साथ जाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर अच्छा मूव, 392 के टारगेट, 375 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है। अरुण कुमार मंत्री जी भी ऑटो स्पेस में ही ढूंढ रहे हैं मौके, टीवीएस मोटर उनकी तरफ से सुझाया गया, 3920 का टारगेट है, 3830 का स्टॉप लॉस लगाना है। और सचिन जी ने कहा कि ऑटो, बैंक्स और आईटी के अलावा फार्मा में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर में खरीदारी की राय। 1340 का टारगेट है, 1264 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन ऐसे मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये समझते हैं स्नेहा पोदार जी से। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कौन सा स्टॉक चुन रही हैं आज आप? गुड आफ्टरनून आपको और सभी पैनलिस्ट में दर्शकों को। आज का इन्वेस्टमेंट आइडिया ल्यूपिन है। ल्यूपिन के नतीजे जो लास्ट वीक आए थे बहुत ही रोबस्ट नंबर्स से, इनफैक्ट ल्यूपिन ने सरप्राइज किया सबको, अपने खुद के रिकॉर्ड्स को कंपनी ने ब्रेक किया है। अगर आप उसके यूएस के नंबर्स को देखेंगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किया था, एंड वो लार्जली लेड बाय न्यू रिसेंट लॉन्चेस से। प्लस इंडियन मार्केट ग्रोथ को भी कंपनी ने कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म किया है, एंड उनके लार्जली फोकस रहे हैं क्रोमिक थेरेपीज, और ओवरऑल उन्होंने अपने फुटप्रिंट को भी एक्सपैंड किया है।
और आज जो मॉर्निंग में न्यूज़ आई है कि इन्होंने स्पेक्ट्रस फार्मा के साथ सप्लाई एग्रीमेंट में एंटर किया है, जहाँ पे ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को कनाडा में सेल करेंगे। सो बेसिकली इससे ल्यूपिन की जो इनोवेटिव CNS ऑफरिंग है उसको एक बहुत बड़ी बूस्ट मिलती है। तो ल्यूपिन कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग नंबर्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर डिलीवर कर रहा है, एंड प्लस जो रिसेंट टाइप्स है जिसके थ्रू इनकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, फुटप्रिंट है, दोनों ही एक्सपैंड हो रही है। सो FY27 में भी इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आने चाहिए, दोनों ही एक्सपोर्ट मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट से लेड होंगे। सो ल्यूपिन को एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट किया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2600। ल्यूपिन आपकी पसंद फार्मा स्पेस से अच्छा परफॉर्म करता हुआ, रिजल्ट भी अच्छा आए थे। 2240 पर कर रहा है कारोबार, 1% की तेजी के साथ। ध्यान रखिए लंबी अवधि के नज़रिए से भी अच्छा लग रहा है ये काउंटर, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है इतने कम रेंज में। लेकिन IT स्पेस एक बार रखिएगा फिर से स्क्रीन पर, और IT में 1.5% की तेज़ी, स्ट्रेंथ तो यहाँ है। और इसका बड़ा कारण रहा आज की जो सबसे बड़ी खबर, इन्फोसिस और एंथ्रोपिक का करार। और दरअसल इन्फोसिस ने आज AI सॉल्यूशंस के लिए एंथ्रोपिक के साथ करार का ऐलान किया, और एडवांस AI सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए दोनों कंपनियां अब साथ काम करेंगी। और कंपनी के बोर्ड चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने भी कहा कि AI में पहले से कहीं ज़्यादा बड़े मौके मौजूद हैं। क्या कहा उन्होंने, एक बार आप भी सुनिए। There is no opportunity gap. If anything, the opportunity is bigger than ever before. So don't get distracted by that. You should still ask the question, what is the firm doing to take advantage of this? What is the firm doing to transform its talent for this new world? What is the firm doing to design the services and products for this new world? What are they doing to tell the customer in a way that it resonates? What are they doing to make sure that the front-end conversations with clients are done properly? These are all the issues, and I'm sure everybody will not execute the same way. So there is an execution risk in doing that. So it is not an opportunity risk, it's an execution risk. आपने नंदन नीलेकणी जी को सुना भी, और वो मान रहे हैं कि आप याद रखिए इसमें अवसर हैं, और बहुत अवसर हैं। चुनौती है लेकिन अवसर बहुत हैं, और ये शायद सेक्टर, ये कंपनियां एक पूरा ताल में बिठाने की कोशिश कर रही हैं, अगर आप उनके पूरे स्टेटमेंट को सुन लें। और इन्वेस्टर AI डे, इन्फोसिस के इस दिन की महत्वपूर्ण बातें क्या थी, कैसे ये स्पीच, कैसे आज के आउटकम्स जो हैं वो एक ट्रिगर बन गए, और एक समय इन्फोसिस आज का टॉप गेनर था। इस पे दीपाली से बात करते हैं। हालांकि अब तो PNB ने टेक ओवर कर लिया है टॉप गेनर्स को, लेकिन दीपाली मुख्य बातें क्या रही? बिल्कुल वीरेन, और इनफैक्ट इस AI समिट की रेलेवेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस पूरे ही सेक्टर में हमने देखा था कि AI लेड डिसरप्शन आ सकती है, ये काफ़ी हावी हो रहा था, सेंटिमेंट्स लगातार नेगेटिव थे। एंथ्रोपिक ने कुछ समय पहले ही बेंगलुरु में अपने इंडिया ऑफिस खोला था, तो अब इस करार के बाद और इनफैक्ट इस पूरे ही समिट के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दी हैं। आपने अभी नंदन नीलेकणी को सुना ही, क्लियरली उन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। जो एक लग रहा था कि शायद AI की वजह से एक अपॉर्चुनिटी गैप आ सकता है, उन्होंने क्लियरली डिनाई किया। उन्होंने क्लियरली कहा कि पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनीज के लिए यहाँ पर इमर्ज हो रही है, और जो रिस्क है, जो हम अपॉर्चुनिटी को रिस्क देख रहे हैं, रिस्क अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन एक रिस्क है कि इसको एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। इनफैक्ट एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट के मुकाबले जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये स्टेटमेंट हमने की टेकअवेज इस इन्वेस्टर मीट से आते हुए देखे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि सर्विस प्रोवाइडर्स को तेज़ी से काम करना पड़ेगा, हाई स्पीड पर इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी डिफरेंट है टास्क लेवल प्रोडक्टिविटी के मुकाबले। जो न्यू बिल्ड एनवायरनमेंट्स है वहाँ पर 15 से 50% तक का प्रोडक्टिविटी गेन देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली AI के आने से या फिर इस करार के बाद क्या क्या पॉजिटिव्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या रिस्क देखने को मिलेंगे, उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है। लेकिन अपॉर्चुनिटी गैप नहीं है, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, एग्जीक्यूशन रिस्क भले ही रह सकता है। इनफैक्ट जो AI का अपॉर्चुनिटी साइज है वो लगभग 300 से 400 बिलियन डॉलर का हो सकता है बाय 2030। तो ये एक बात कही गई इन्वेस्टर समिट में, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इन ओवरकमिंग ईयर्स
ओवर नेक्स्ट 4 ईयर्स देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट इमर्जिंग AI वैल्यू पूल्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, डेटा फॉर AI, एजेंट्स फॉर ऑपरेशंस, यानी बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है इस ग्रोइंग AI रेवोल्यूशन के मद्देनजर। कई कंपनीज जो करार कर रही हैं, हमने देखा ही AI पार्टनरशिप इन्फोसिस ने तो की ही एंथ्रोपिक के साथ, इसके अलावा TCS ने रिसेंटली AMD के साथ किया था, कॉग्निजेंट ने यूनिफोर के साथ किया था। तो यानी टूल्स के साथ साथ प्लेटफॉर्म्स को अगर सही तरीके से कोलैबोरेट किया जाए तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई देंगी। और वही हमने देखा भी इन्फोसिस और एंथ्रोपिक के करार में, यानी यहाँ पर भी जो दोनों कंपनीज हैं, इन्फोसिस का AI प्लेटफॉर्म यूज होगा, वहीं एंथ्रोपिक का AI टूल यूज होगा और तब सर्विसेज बनाई जाएगी ताकि अलग अलग सेक्टर्स को कैटर कर सके। शुरुआत टेलीकम्युनिकेशंस के साथ की जाएगी। तो यहाँ पर इस इन्वेस्टर डे में वीरेन हाईलाइट इसी पर रहा कि क्या अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती हैं, क्या साइज है, एग्जीक्यूशन को लेकर क्या प्लान करना चाहिए, यही कुछ अहम बातें रही इस पूरे ही AI समिट इन्वेस्टर डे की। जब सुबह देवेन जी से बात हो रही थी, उन्होंने एक बात कही कि AI इज नॉट अ किलर, इज इनेबलर, और वही साबित होता हुआ नजर आया। सभी तमाम बड़े दिग्गज अगर आप देखें तो यही बात कर रहे हैं। स्नेहा जी, जब फरवरी 2026 की शुरुआत में इंडियन IT स्टॉक्स टूटे और सबसे बड़ा कारण यही था एंथ्रोपिक की वो जो क्लाउड वर्क वाला मामला सामने आया था, लगा कि सब कुछ अब ऑटोमेशन से ही होगा, सारे काम अब लग रहा है कि IT कंपनीज के छिन जाएंगे, AI करेंगे, और बड़ा डिस्ट्रप्शन देखा गया IT पैक में। लेकिन अब ये करार और एकदम से सेंटिमेंट बूस्ट हो गया, ये पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया। आप कहा कैसे देख रही हैं अब, और IT स्पेस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? श्रेया जी, स्टार्टिंग से ही MOFCL का ये व्यू रहा है कि जो AI है वो डिसरप्टिव डेफिनेटली है सेक्टर के लिए, बट वो कंप्लीटली IT सर्विसेज को राइट ऑफ नहीं करेगा, बिकॉज IT सर्विसेज की हेल्प डेफिनेटली लगेगी। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो खुद सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे नहीं कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं, उन्हें थर्ड पार्टी वेंडर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, बिकॉज काफ़ी उनका काफ़ी क्रिटिकल रोल रहता है। आप सिस्टम इंटीग्रेशन को ले लीजिए, चाहे साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस की बात कर लीजिए, चाहे ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर लीजिए, आपको IT सर्विसेज कंपनीज की डेफिनेटली हेल्प लगनी ही है आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए। सो अब क्वेश्चन ये है कि IT सर्विसेज कंपनी कैसे अपने ओवरऑल बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करती है। आज के दिन वो बिजनेस मॉडल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जर्नी अभी जर्नी के हम ऑनसेट पे है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन होने में 2-3 साल डेफिनेटली लगेंगे, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन होएगा वही आगे जाके ग्रोथ को ड्राइव करेगा। सो हमने इनफैक्ट ओवरऑल IT सर्विसेज को नवंबर मंथ में अपग्रेड भी किया था, एंड हमारा यही मानना था कि अब जो न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे FY 27 के लिए, वो AI रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब उनमें कौन सी कंपनीज अपने आप को कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म करके उसके लिए केपेबल बनाती, वो कंपनीज यहाँ पे विनर्स इमर्ज होगी। एंड हमें लगता है इन्फोसिस और HCL टेक लार्ज कैप्स में सबसे नहीं है बेस्ट। आपका तो अभी फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा, थोड़े कुछ सालों में देखने वाली बात होगी कौन सी कंपनी ज्यादा इवॉल्व करती है, तो लेकिन कोई अभी फिलहाल लग रहा है आपको टॉप पिक जो IT स्पेस में कुछ ऐसे काउंटर्स जो आगे चलकर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आज ही हमें खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए, तो वो कौन से पिक्स होंगे, चाहे मिड कैप IT स्पेस से हो या लार्ज कैप IT स्पेस से? अच्छा, ये लार्ज कैप IT स्पेस में इन्फोसिस और HCL टेक बेस्ट प्लेस्ड है जहां तक रेडीनेस टुवर्ड्स IT प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो, एंड मिड कैप में कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट कंपैरेटिवली बेटर ऑफ है। ओके, ये थी फंडामेंटल कॉल, लेकिन याद रखिएगा एक बार आप निफ्टी IT लेके आइए, इट्स हार्डली 1.27% अप नाउ। सो इंट्राडे हाई देखिए, अगर आप टेक्निकली रीड करें तो 10 डे में तो निफ्टी IT का 34,500 पे है, यानी इस प्राइस से भी करीब करीब 1,500 पॉइंट ऊपर। बट इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम डे हाई 33,678, आप करीब करीब 500 पॉइंट नीचे हैं। आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी इंट्राडे स्ट्रेंथ को क्लोजिंग बेसिस पे, और वही है, आई मीन हम 25,800 की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं निफ्टी पर? आपका एक पिलर निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रांग है, बट सेकेंड वन अभी भी आप उसको एक स्ट्रांग इंडेक्स का तमका नहीं दे सकते। इट्स स्ट्रांग, आई मीन अप 1/24%, लेकिन इंट्राडे मोमेंटम कोलैप्स हो रहा है। अमित, कोई भी ऐसा स्टॉक लग रहा है आपको निफ्टी IT में जिसको आप इंट्राडे तो प्ले कर सकते हैं लेकिन कैरी कर सकते हैं? क्या वो कैरी करने वाला कन्विक्शन अभी भी लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है?
बीरेन जी, ओवरसोल्ड लेवल्स थे न्यूज के बाद काफी अच्छा, आज हमने पुल बैक देखा, लेकिन आप सारी कैंडल्स देखें तो इंट्राडे गेन्स हमने गिव अप कर दिए हैं। तो कैरी करने के लिए कन्विक्शन तभी आएगा जब एटलीस्ट 10 डेमा क्रॉस कर जाए, तो फिर एक कन्विक्शन आता है। अदरवाइज स्टिल पोजिशनली इतना कंफर्ट नहीं है। इंट्राडे एक अलग बात है, बट फॉर पोजिशनल प्ले एटलीस्ट 10 डेमा क्रॉस करे तो एक फिर पोजिशनल व्यू लिया जा सकता है। जी हाँ, और इसलिए मैं कहता था आपको उस टाइम कि प्लीज़ निफ्टी में जो मिल जाए ना इंट्राडे में बढ़िया, उसको बुक करना ज़रूर अच्छा है। दैट सेकेंड पिलर इज मिसिंग डेफिनेटली। इंट्राडे में चल रहा है लेकिन वो मिस कर रहा है। अच्छा, एक बार दो स्टॉक्स को और देखते हैं। एक बार रिलायंस लिखे आइएगा। रिलायंस मैं बातचीत कर रहा था कई लोगों से, मैं खुद के चार्ट्स को देख रहा था। बाकी क्या है रिलायंस, हमें कौन 25,800 पार करा सकता है? अभी तक रिलायंस ने अपना 220 डेमा पार नहीं किया है, तो ये फोर्स थोड़ी सी बैकफुट पे है। और एक बार लेके आइए आप आईसीआईसीआई बैंक, और उसके बाद लेके आइएगा एल&टी। आईसीआईसीआई बैंक एट 1405, ये भी आज ठंडा पड़ा हुआ है। और एक लेके आइएगा एल&टी। मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि वो स्पॉन्सर तो करे कुछ आके तेजी, एंड इट्स एल&टी 4257। मानस, मुझे याद अच्छी तरीके से अप्रैल 24 का एक स्विंग हाई था, और उस स्विंग हाई को और आज के हाई को आप मिला दें अच्छी तरीके से, तो अपनी राइजिंग चैनल को भी ये बाइसेक्ट करके एक नई ट्रैजेक्टरी में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। आपका एल&टी पे टेक क्या है? तो देखिए, मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था कि मेरे पिक में शामिल था एल&टी, क्योंकि वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा था। आज के पैटर्न को देख के अब ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट मूव में पॉसिबिलिटी है कि 4450 करीब करीब 200 पॉइंट यहां से भी एल&टी दिखा सकता है। अगर अभी भी एक कॉल लेना हो तो अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 4200 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। टारगेट आपको 4350 और 4450 के सेट करके चलने हैं एल&टी में। बिल्कुल 43, 44, 50 के टारगेट हैं। और सुबह जो सीएलएसए की तरफ से टारगेट आए थे वो 4840 तक के आए थे, 4840 के। एक शानदार परफॉर्मेंस एल&टी से। और जो अभी इन्होंने हाल फिलहाल में अपना नभा पार बेचा है, वो स्मार्ट मूव है। तो ये जो डील हुई है काफ़ी पॉजिटिव, क्योंकि वो लो रिटर्न एसेट था, ऐसा ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं। उसके बाद से एक और अच्छा मूव आता हुआ। चलिए, अब वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम अमित सेठ जी से, सचिन जी से और राजेश सातपुते जी से। अमित जी बताइए, कैश में क्या पिक कर रहे हैं? जी श्रेया जी, कैश कॉल में मुझे जो स्टॉक इस समय पसंद आ रहा है दैट इज करूर व्यासा बैंक। ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे हायर हाई लोज बन रहे हैं। स्टॉक ने रिसेंटली एक 52 वीक हाई लगाया था। 3-4 दिनों का एक ऑर्डरली पुल बैक हुआ था, 10 डेमा पे हॉल्ट हुआ, और आज के सत्र में वापस एक अप मूव देख रहे हैं 10 डेमा से। वॉल्यूम्स भी काफी डिसेंट है अगर हम कंपेयर करें पिछले 3-4 दिनों के वॉल्यूम से, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 316 का, और टारगेट्स रहेंगे 340 के। ओके, करूर व्यासा बैंक आपकी कॉल है। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, यहाँ पर SW सोलार में मुझे लग रहा है एक अच्छा टर्न अराउंड शेपअप हुआ है। लगभग 7 महीने की गिरावट के बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है इसके डेली चार्ट पे। प्लस 7 महीने के बाद यहाँ पर अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश होने का प्रयास है। एंड जिस तरीके से वीकली RSI पे एक क्रॉसओवर है, मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले यहाँ पर नजर आना चाहिए। भले स्टॉक यहाँ पर 7% अप है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 409 पे लगाना है, एंड पोजीशंस को 265 के टारगेट के लिए होल्ड करना है। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास प्लेस्ड है। तो ये पैटर्न टारगेट और मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसीलिए लॉन्ग पोजीशन बनानी है 265 के टारगेट के लिए। स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये अच्छा लग रहा है कैश में। सचिन जी की पिक हो गई, अच्छा परफॉर्म करता हुआ। 8% आज के सेशन में ये अप है। राजेश जी, कैश में क्या देख रहे हैं आप? श्रेया देखिए, वर्लपूल ऑफ इंडिया का चार्ट आप देखिए, बेहतरीन चार्ट है, बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट जहाँ पे 50 DMA का सपोर्ट लेके चला है, तो मुझे लगता है आगे थोड़ा पोजिशनली भी अच्छा लगे। 932 के आसपास से स्टॉप लॉस होगा 920 का। स्विंग का टारगेट आना चाहिए 950, 955 का, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है 1000 तक का स्विंग आना चाहिए, इसलिए मैंने वर्लपूल चुना आज। ओके, वर्लपूल। तो करुण वैश्य बैंक और स्टर्लिंग एंड विल्सन और वर्लपूल, ये 3 स्टॉक्स रखे रडार पर। कैश में पिक हो गई।
चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और आईटीसी और गॉडफ्रे का शेयर देखिए आज यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और दरअसल दोनों कंपनियों ने सिगरेट की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी की है और पूरी डिटेल एक बार फिर से समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, सिगरेट महंगी होती जा रही है और हेल्थ के साथ साथ वेल्थ के लिए भी खतरा है, लेकिन कंपनी उसका फायदा है। दरअसल आपको याद होगा कि इससे पहले जब सिगरेट पर कीमतें बढ़ी थी, टैक्स बढ़ा था, तब स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा रिएक्शन था। आईटीसी जैसा स्टॉक लुढ़क गया था, गॉडफ्रे फिलिप्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो एक चैनल चेक की रिपोर्ट आई है बीएनके सिक्योरिटीज़ की तरफ से, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब कीमतें बढ़ी हैं और कीमतें ऐसे नहीं 1-2 रुपये बढ़ी हैं, सब्सटैंशियल कीमतें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई हैं। और इसी के चलते एबिट प्रति स्टिक, यानी एक सिगरेट के पीछे कंपनी कितना एबिट कमाती है, इसमें सुधार देखने को मिला है। दरअसल आप देखें तो गॉडफ्रे के कुछ मार्लबोरो ब्रांड्स हैं जिसकी कीमतें कुछ जो छोटे वाले होते हैं वो 9.5 से बढ़ाकर 11.5 रुपये के करीब कर दिए हैं। आईटीसी का जो चैनल चेक है वो बता रहे कि 50% का जो इनका पोर्टफोलियो है, यानी जितना भी पोर्टफोलियो उसके आधे जो सिगरेट्स होती हैं इनमें कीमतें बढ़ती हुई नजर आई हैं। साथ में 74 mm कैटेगरी है और यहाँ पर कीमतें और बढ़ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जो कीमतों में हाइक हुआ है, ऐसे एनालिस्ट जो अपने फोरकास्ट और मॉडल्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, इसमें एक बड़ा सुधार देखने को मिला, क्योंकि पहले इस टैक्स के साथ अनुमान लगा रहे थे कि एबिट में तकरीबन FY27 के एबिट में 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये प्राइस हाइक लेने के बाद बताया जा रहा है कि 8% नहीं, सिर्फ 2%, यानी बहुत मेजर इंप्रूवमेंट है। अब ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा, वैसे कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं एक बार के लिए। ये सिगरेट की टाइप होती हैं, DSFT है, KSFT है और स्लिम्स है। अब DSFT से मेरा मतलब ये है ड्यूअल सेंसरी फिल्टर टेक्नोलॉजी। KSFT से है किंग साइज फिल्टर टिप, यानी इसका फिल्टर बड़ा होता है। ये ड्यूअल फिल्टर में यानी 2 प्रकार की कुछ फ्लेवर सिगरेटें टाइप की होती हैं वो होता है, और स्लिम होती हैं पतली सिगरेटें। इनमें अगर आप देखें तो जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं 1 रुपये 10 पैसे से लेके कहीं कहीं कैटेगरी में तो 7 रुपये तक कीमतें बढ़ी हैं। इससे एबिट प्रति स्टिक में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और सभी कैटेगरीज में आप देखें कि ऑलमोस्ट ये जो स्लिम्स हैं यहाँ पर तो 1.5 रुपये के आसपास का इम्पैक्ट है एबिट में देखने को मिल रहा है। तो कंपनीज जहाँ पर अगर आप देखें तो जो टैक्स हाइक था, एक बड़ी हेडेक बनी हुई थी, इसको धीरे धीरे पास ऑन कर रही है, तो जो फाइनेंशियल्स हैं अब इसमें सुधार नजर आएगा। क्या बोला था आशीष आपने, एबिट पर सिगरेट है? यस, है ना? एक सिगरेट पर कंपनी कितना एबिट कमाती है। शुक्र करिए आप यहीं तक सीमित रहे, आपने पर कश पर जो है ना वो एबिट कैलकुलेट नहीं किया ना अभी, है ना? हर कश पे कितना एबिट है। डेटा काम का नहीं है, पर मैंने जब देखा डेटा तो मुझे बड़ा काम का लगा। मुझे इतना पता नहीं था कि ये कुछ डुअल फिल्टर, सिंगल फिल्टर, स्लिम वगैरह। तो अब जो सिगरेट ना पीता हो उसके लिए क्या ही काम का है। के लिए हाँ, ज्ञान में इजाफा हो गया हमारे जैसों के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आईटीसी और गॉडफ्रे की अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर दोनों ही काउंटर्स में। शुक्रिया आशीष, जानकारी के लिए, अच्छे डेटाज पेश किए हैं आपने। एक चार्ट चेक इनफैक्ट ले लेते हैं। अरुण जी, आप देखिएगा आईटीसी का चार्ट और काफ़ी पेन झेला है इन्वेस्टर्स ने इसमें। अब क्या लगता है यहाँ से 2.5% की तेज़ी आज के सत्र में मुनाफा बनेगा जो भी लोअर लेवल्स पर लेकर फंसे हुए, मतलब सॉरी हाईएस्ट लेवल पर लेकर फंसे हुए? देखिए शाह जी, डेफिनेटली रिवर्सल के थोड़े संकेत जरूर है, पर 330 के ऊपर अगर निकलता है तो एक रिसेंट स्विंग का जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। डेफिनेटली एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 315 का, एक अच्छा बेस बना है स्टॉक में। फ्रेश खरीदारी तो करनी है और 330 के ऊपर करेंगे तभी एक ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हैं। फिलहाल अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 315 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 330 के ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है 345 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो डेफिनेटली बेस फॉर्मेशन है, 315 का स्टॉप लॉस लगा के चले। फ्रेश मोमेंटम 330 के ऊपर ही बने। ओके, तो आईटीसी पर ये फिलहाल व्यू हो गया है और ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ काउंटर। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छी तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। थोड़ा सा निफ्टी साइडवेज। एलएनटी की बात की, ये डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डीज और एचडीएफसी बैंक एक बार फिर से रखिएगा। कल एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी तेज़ी थी और आज भी अब देखिए तो थोड़ा सा वॉलेटाइल नहीं। एचडीएफसी बैंक का चार्ट छोड़ते हैं, लेकिन सन फार्मा का देख लेते हैं काउंटर। सन फार्मा भी क्योंकि फार्मा स्पेस में अच्छी बाइंग है, सन फार्मा डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। ये काउंटर देख लीजिए आप राजेश सातपुते जी, और सन फार्मा पे क्या व्यू बन रहा है फिलहाल? श्रेया, देखिए सन फार्मा का अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक कंसोलिडेशन दिखता है और जो कंसोलिडेशन का जो रेंज है
वो है करीबन 1680 1690 ऑन द लोअर साइड, और हायर साइड पे करीबन 1720 पे सप्लाई है। मुझे लगता है जिस तरह से कंसोलिडेशन है, इवेंचुअली इसमें एक ब्रेकआउट आना चाहिए। तो ये जो ब्रेकआउट है वो 1720 के ऊपर का होगा, तो हमें बाय करना है अबाउट 720। तो उसमें आपको एक कंफर्मेशन मिलता है, तो 1720 के ऊपर एग्रेसिव बाय होगा, प्रोबेबली 1760 से लेके 1780 तक का स्विंग मिलेगा। बट एट दिस लेवल दिस इज जस्ट ए कंसोलिडेशन, ये ऑप्शन राइटर के जकड़ में है। सो फॉर मी ये इग्नोर, उससे अच्छा सनफार्मा से वन नॉट बेटर डॉक्टर रेड्डीज है, उस पर ध्यान रखें। ओके, सन फार्मा से बेटर डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट लग रहा है, तो फार्मा स्पेस में डॉक्टर रेड्डी एक पसंदीदा बेट सचिन जी ने भी चुना था, और अब राजेश जी की भी यहाँ पे कन्वेक्शन बनती हुई। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें समझते हैं। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे की आईपीओ फाइलिंग से फिनटेक स्पेस में फाइट बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि जिस वैल्यूएशन पर फोन पे के आईपीओ आने की बातें हो रही हैं, क्या उससे पेटीएम की री रेटिंग होगी? पूरी तस्वीर समझते हैं नूपुर से। नूपुर, गुड आफ्टरनून, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। काफ़ी हलचल आपको फिनटेक का जो सेक्टर है उसमें नज़र आ रही है, और काफ़ी दिनों के बाद पेटीएम आज फिर से फोकस में आते हुए दिखा है, क्योंकि कुछ महीनों पहले जो आईपीओ डीआरएचपी फाइल हुआ था फ़ोन पे का, उसके बाद लगातार कंपनी रोड शोज़ कर रही है, और वहाँ से जो अनुमान निकाले जा रहे हैं मार्केट कैप को लेकर, उसी से आज पेटीएम फोकस में आते हुए नज़र आ रहा है। सवाल यही है कि जिस हिसाब से मीडिया रिपोर्ट से मैक्वेरी की आज रिपोर्ट आते हुए दिखी है, वहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो फोन पे की वैल्यूएशन है वो करीबन 13 to 15 बिलियन डॉलर के आसपास रह सकते हैं। रुपी टर्म में देखें तो 1.18 लाख करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पेटीएम देखें तो 74,000 करोड़ के मार्केट कैप पर जो है वो कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। उसके मार्केट कैप 73,000 के आसपास आपको दिखेगी। तो जो वैल्यूएशन गैप यहाँ पर निकल रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये फोन पे के वैल्यूएशन हमने निकाले, और मैक्वेरी की भी रिपोर्ट यही बता रही है। इस वैल्यूएशन गैप को देखते हुए आज पेटीएम फोकस में इसीलिए कि क्या यहाँ से कैचअप रैली पेटीएम में देखने को मिल सकती है। अब दोनों के कारोबार पर फोकस कर लेते, हालांकि दोनों ही कंपनी सिमिलर कारोबार ही करती है। फोन पे जैसे कि हम यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे किए जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, और दूसरी तरफ पेटीएम यहाँ से भी हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह, मोबाइल बैंकिंग यहाँ पर जो है वो की जाती है। तो सिमिलर कारोबार में है दोनों ही कंपनीज। लेकिन फोन पे की बात करें फाइनेंशियल टर्म में तो एबिटा नेगेटिव आपको नजर आएगा, और दूसरी तरफ पेटीएम का पूरा फोकस अपनी पॉजिटिविटी एबिटा बनाए रखने पर है। फाइनेंशियल पे नजर डालें, H1 FY26 के नंबर्स में आए आपको दोनों की सिमिलर दिखेगी स्क्रीन पर, लेकिन मुनाफा आपको यहाँ पर नजर रखनी है। करीबन लॉस यहाँ पर पिछले साल अगर फ़ोन पे ने रिपोर्ट किया था 1400 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस दिखेगा, और पेटीएम का करीबन 145 करोड़ का मुनाफा जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में रिपोर्ट होते हुए दिखा है। मार्केट शेयर की बात करें तो फ़ोन पे यहाँ पे लीडरशिप ओन करता है। मंथली एक्टिव जो ट्रांजैक्शन है यूज़र्स है वो करीबन 23 करोड़ के आसपास है, वहीं पर पेटीएम के करीबन 7.5 करोड़ के आसपास के। यूपीआई ट्रांजैक्शन के मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ पे 45% मार्केट फ़ोन पे के पास है, और पेटीएम के पास सिर्फ करीबन 8% ही मार्केट शेयर आपको दिखेगा। आप मैक्वेरी की रिपोर्ट के अनुसार देखें जो वैल्यूएशन निकल के आ रहे हैं वो 37 to 43 टाइम्स EV टू सेल्स आपको दिखेंगे फ़ोन पे के, वहीं दूसरी तरफ पेटीएम के सिर्फ 19 टाइम पर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि एक बड़ी रिस्क है फ़ोन पे में कि NPCI ने जो रूल निकाला है कि आप जो मार्केट कैप है आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन में वो सिर्फ 30% होना चाहिए। तो 45% से 30% होगा तो ऑब्वियसली कुछ जो बेनिफिट है वो पेटीएम को मिलेगा। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि अगर इस वैल्यूएशन पे फ़ोन पे का आईपीओ आता है तो क्या पेटीएम कैचअप रैली या री रेटिंग यहाँ से दिखता है। नुपुर, शुक्रिया। बहुत ही, अगर आप देखें अव्वल दर्जे का आपने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया। इस पे आते हैं, हम एक काम करते हैं, और इस लिस्टिंग से, इस आईपीओ से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को क्या डिसएडवांटेज मिलेगा, थोड़ा सा हम उसको रीड भी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, पेटीएम अपने रीसेंट हाई से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें मेरे ख्याल से 1378 से काफ़ी रिट्रेस भी हुआ है, 1154 टेक्निकली इट्स इन ओवरसोल्ड जोन एट 200 डेमा, तो हम उस पर आएंगे। बट एक काम करते हैं, पहले जरा सस्ता ऑप्शन, धमाकेदार ऑप्शंस माफ़ कीजिएगा, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और धमाकेदार ऑप्शंस में राजेश पालविया जी, मानस जी और जतिन गेरिया जी करके ट्रेड देंगे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा,
हमारे साथ मानस जी होंगे, अमित जी होंगे और साथ ही साथ ट्रेड्स पिक कर लेते हैं एक बार, अरुण जी होंगे। अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, अगेन ऑटो सेक्टर के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम काफी अच्छा कैरी होगा। तो मारुति के 15,200 के कॉल को लेने की सलाह है। एक रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट के आसपास मारुति है और यहाँ से बाउंस बैक मुझे लग रहा है आना चाहिए। तो 150 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास बाई करने की सलाह है। 125 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 210 तक के टारगेट मारुति के 15,200 के कॉल में आ सकते हैं। तो इसको ऐसे पोजिशनल ट्रेड लेके चले। मुझे लग रहा है मारुति 15,300 15,350 तक स्पॉट में जा सकता है। ओके, मारुति सुजुकी ये ऑटो स्पेस में अच्छी बाइंग यहाँ पर। तो अरुण जी ऑटो स्पेस में ही काउंटर्स ढूंढ रहे हैं। टीवीएस मोटर पहले, अब ऑप्शंस में देखें तो मारुति सुजुकी उनकी पहली पसंद। अमित जी, ऑप्शंस में आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया जी, मैं बैंक ऑफ इंडिया के ऑप्शन के साथ जाऊंगा। अगर बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ जनरेट कर रहा है। इनफैक्ट जिस हिसाब से यहाँ मोमेंटम है, बैंक ऑफ इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ अ 52 वीक हाई। आज के सत्र के वॉल्यूम्स ऑलरेडी पिछले 3-4 सत्रों को क्रॉस कर चुके हैं, तो काफी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है। 170 का कॉल ऑप्शन इसका लगभग ट्रेड कर रहा है ₹3.35 पे। इसे बाय करना है 170 के कॉल ऑप्शन को, ₹3.5 के लगभग दिखा रहे हैं। ₹2 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे ₹8 के। ओके, बैंक ऑफ इंडिया ये पसंद हो गई आपकी ऑप्शंस में। मानस जी, ऑप्शंस में कौन सा पिक? तो देखिए, डिलीवरी में के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, उसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। डिलीवरी करेक्ट हुआ था, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, रिकवरी में 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। आई थिंक तैयार है स्टॉक नेक्स्ट मूव के लिए। तो इसके 430 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 430 वाला कॉल ऑप्शन ₹9.5 पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है ₹5.90 का और टारगेट सेट करने हैं ₹15 के। डिलीवरी, मारुति सुजुकी, बैंक ऑफ इंडिया और डिलीवरी, ये 3 पिक्स आए हैं ऑप्शंस में। तो ध्यान रखिए तीनों स्टॉक्स पर ये टारगेट और स्टॉप लॉस। चलिए, अब हमारे साथ शो में शिरकत करें श्रीकांत चौहान जी। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून। बताइए सबसे पहले इस वक्त की ट्रेड क्या होगी? बिल्कुल, तो देखिए वैसे गुड आफ्टरनून। वैसे मार्केट जो है वो थोड़ा सस्टेन हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स हमने देखे कि मार्केट में रिएक्शन आ रहा है, लेकिन 25,650 25,700 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है कि जहां से मार्केट बार बार ऊपर आ रहा है। और 25,800 के ऊपर हमें लगता है कि अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट भी मार्केट में बन सकता है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि यहाँ पे जहाँ पे मोमेंटम है वहाँ पे कुछ ट्रेडिंग कॉल्स लेने चाहिए। मेटल्स और PSU बैंक्स, यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम हमने देखा है। स्पेसिफिकली हमें लगता है कि यूनियन बैंक जो अभी 189 190 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसमें लगता है अभी भी यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। ये स्टॉक कम से कम ₹200 से लेकर ₹205 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से यूनियन बैंक लेने की खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 184 का। और दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है जिंदल स्टील एंड पावर, जो 1210 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये भी स्टॉक ₹1250 तक जा सकता है और हमें स्टॉप लॉस रखना है ₹1180 का। तो जिंदल स्टील एंड पावर के साथ साथ यूनियन बैंक, ये 2 स्टॉक्स करंट लेवल से खरीदे जा सकते हैं। यूनियन बैंक PSU बैंकिंग स्पेस से 2.5% PSU बैंक इंडेक्स अगर आप देखें तो तेज है। और मेटल स्पेस से जिंदल स्टील पे इनफैक्ट आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, वो कहते हैं स्टील कंपनीज रखेगा फोकस में, यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड नजर आता है। तो जिंदल स्टील के फ्यूचर्स में खरीदारी की रही। 2 स्टॉक्स श्रीकांत जी ने बताए। कुछ और काउंटर्स इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड रखेगा स्क्रीन पर, 4.5% की तेजी के साथ अभी भी कारोबार कर रहा है। 5,000 करोड़ का ऑर्डर और शानदार रैली। लेकिन अमित जी, तो काफी चल गया आज के सेशन में, और यहाँ से भागेगा क्या? कितना अपसाइड नजर आ रहा है आपको कोचिन शिपयार्ड में? 4% ज्यादा की तेजी आज के सत्र में। हालांकि हाई साइड से ये भी फिसला है, इसने भी अपनी बढ़त गवाई है इंट्राडे में। जी बिल्कुल सही कहा श्रेया जी, हायर साइड से अपनी बढ़त गवाई है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 50 डेमा से एक रिजेक्शन इसने देखा है। 50 डेमा लगभग 1575 के आसपास है। आज एक गैप के साथ जरूर खुला है, 10 और 20 डेमा रीगेन किया है। बट नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस स्तर इसका आता है 1575। नेक्स्ट तेजी तभी बनेगी जब ये 1575 क्रॉस करेगा। किसी की पोजीशन है तो एक टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे ₹1,515 का लगा के रखें और पोजीशंस को होल्ड करें।
ठीक है, कोचिन शिपयार्ड पे ये व्यू हो गया, लेकिन एक बार इटर्नल और स्विगी रखिए दोबारा, और अभी भी क्या वायदा के लूजर्स में शुमार है ये, जिस तरीके से आज डेंट पड़ा है। स्विगी 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ, 3.5% इनफैक्ट गिरावट के साथ वायदा बाजार में लूजर्स, और इटर्नल निफ्टी में लूजर्स बना हुआ है फिलहाल। लेकिन कारण समझते तो एक बार फिर से रिविजिट करते हैं, और लगातार CNBC आवाज़ सबसे पहले आपको खबर बता रहा है कि आज इटर्नल और स्विगी में मार क्यों पड़ी है। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कारण। बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे सुबह भी हमने इस बात पर चर्चा की थी, और फिर से जो कमज़ोरी है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। कर्नाटका सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और बड़ा फैसला सरकार ने यहाँ पर लिया है, जहाँ पे गिग वर्कर्स के भुगतान किया जाता है उस पर 1% जो है 1% वेलफेयर फीस भी लगाई जाएगी, और ये तुरंत प्रभाव से इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि गिग वर्कर्स को जो फाइनल पेमेंट मिलती है उस पर 1% शुल्क लगाया जाएगा। कंपनी को हर तिमाही पर जो ये फीस काटकर जमा करनी होगी। ये सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर योजनाएं जो बरकरार रखने के लिए गिग वर्कर्स की सहूलियत के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब कैसे ये लगाया जाएगा, जो टू व्हीलर पे जो डिलीवरी करते हैं वो 1% फीस यहाँ पर दी जाएगी। हालांकि अपर लिमिट जो है वो कैप की गई है, 50 पैसा पर ऑर्डर की सीमा यहाँ पर रखी गई है। अब इससे जो इटर्नल और स्विगी दोनों ही कंपनीज पे जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। प्रति ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट एड ऑन किया होगी, जिसकी वजह से मार्जिन पर दबाव दिखेगा। फूड डिलीवरी ऑलरेडी इन कंपनीज के लिए लो मार्जिन बिजनेस होता है, और ये नई फी अगर लगाई जाएगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वहाँ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एज ए कंज्यूमर आप पर कितना इम्पैक्ट होगा, हालांकि हो सकता है ये कंपनीज जो है ऑब्जर्व ना ये जो नई कॉस्ट है इसे बुक्स में ना ले और पास ऑन भी कर सकती है। तो आपकी जो हैंडलिंग फीस होती है, प्लेटफॉर्म फीस जो आप देते हैं, उसमें ये ऐड ऑन किया जाए और आपकी फाइनल जो फ़ी होगी वो बढ़ाई जा सकती है। कंपनीज कंपटीशन में रहना चाहती है तो हो सकता है ये पास ऑन ना भी करे, थोड़ा अपने बुक्स में भी हिट ले ले और मार्जिन्स पर आपको हिट दिखे, जिसकी वजह से आज स्टॉक्स जो है वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली यही एक फैक्टर है कि अगर मान लीजिए क्लाइंट्स को पास ऑन ना करे, वो हिट बुक्स मिले, तो एक फैक्टर है। बहुत बहुत शुक्र है नुपुर आपके यहाँ पे। दोनों स्टॉक्स लेके आइएगा, स्विगी और इटर्नल को। एक बार इटर्नल को देखते हैं। इटर्नल इज बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस एंड स्विगी आज का टॉप लूजर, याद रखिएगा। स्विगी भी सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ। इटर्नल मानस बहुत संक्षेप में, मेरे ख्याल से 3 ब्रेकआउट के केसेस थे, तीनों में ये एक फेलियर में तब्दील हो गया। 22 जनवरी वाला, उसके बाद एक 11 फरवरी वाला बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। एक कॉन्सेप्ट होता है टेक्निकल्स में, दैट्स कॉल्ड टायर्ड बुल लिक्विडेशन, है ना। आपने इतने अटैम्प्ट किए, बट फाइनली आपको लगता है क्या कि अगर ये इस बार 280 के नीचे सेटल हुआ तो प्रॉफिट टेकिंग, शॉर्टिंग के ग्रिप में स्टॉक जाएगा? देखिए, शॉर्टिंग करना इसलिए मुश्किल लगता है कि शायद यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को ना मिले। ऐसा हो सकता है कि 270 तक स्टॉक फिसले, लेकिन उसके नीचे के लेवल टेक्निकली नहीं लगते हैं। मेरा समझना ये है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 260 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट अब खराब नहीं लगते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना के रखें, 260 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। आपको इटर्नल की इस डिस्कशन के बाद 4 का चौका का क्रम बता देते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आएगा, और पहला ट्रेड मानस जी पिक करेंगे। उसके बाद श्रीकांत चौहान आज पिक करेंगे एफएनओ सुपरस्टार। उसके बाद अमित जी 4 का चमत्कार ट्रेड पिक करेंगे, और साथ ही साथ स्नेहा पोदार जी जो आज इस कार्यक्रम में फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं, आज का मिड कैप फंडा पिक करेंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शन ट्रेड? देखिए, ऑप्शन में सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे मेरा ध्यान है। मॉर्निंग में भी फर्स्ट कॉल मेरा सुप्रीम इंडस्ट्रीज था। स्टॉक ने कल 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। मॉर्निंग में मैंने 3900 के कॉल ऑप्शन की बात की थी, लेकिन अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि आपको थोड़े ऊपर के ऑप्शन लेने चाहिए। 3950 के कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट प्राइस चल रहे हैं मेरे ख्याल से करीब 47 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 32 रुपीज के नीचे लगाना है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का 3950 का कॉल ऑप्शन लेना है, और टारगेट सेट करने हैं 70 रुपए के आसपास के। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज की 3950 की कॉल। श्रीकांत जी आज का एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक करेंगे आप? बिल्कुल, तो जैसे मैंने वीरेंद्र अभी कहा था कि पीएसयू बैंक्स और मेटल्स में तेजी बनी है, वैसे ही हमने ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखी है, और हमें लगता है कि अशोक लीलैंड
ये स्टॉक एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज रिज्यूम कर रहा है। शैलो करेक्शन के साथ हमेशा ये बेस बनाता है, उसके बाद एक तेजी होती है। तो करंट लेवल से अशोक लेलैंड को खरीदने की राय रहेगी। 207 207.5 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से इसे खरीदे, 204 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स यहाँ पे रखे 212 रुपए के और 215 रुपए के। तो अशोक लेलैंड करंट लेवल से खरीदने की राय रहेगी। अशोक लेलैंड, ये श्रीकांत जी की पिक हो गई एफएनओ सुपरस्टार में। अमित सेठ जी, चार्ट का चमत्कार के लिए कौन सा स्टॉक? जी श्रेया जी, इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर अच्छा खासा पॉजिटिव है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं और 2-3 दिन के पुलबैक के बाद स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक जनरेट किया 10 और 20 डेमा से। आज की कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये मोमेंटम अभी चलना चाहिए यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 909 का और टारगेट्स रहेंगे 940 के। ओके, इंडियन बैंक चार्ट का चमत्कार के लिए अच्छा परफॉर्म करता है। काउंटर डेज हाई पर 4% की तेजी। इनफैक्ट मिड कैप फंडा में स्नेहा जी कौन सा स्टॉक बताएंगी? मिड कैप फंडा में मैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज लेना चाहूंगी। जो ओवरऑल जो प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री है उनका वर्स्ट फेज ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो डिमांड में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। जो प्राइस वॉल्टिलिटी थी वो ईज आउट होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट प्राइसेस वापस एक अप ट्रेंड मूव विटनेस कर रहे हैं और चैनल में वापस से रीस्टॉकिंग स्टार्ट हो गई है। चाइना ने भी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कुछ इम्पोज किए हैं फ्रॉम अप्रैल 2026। तो एक यहाँ से मोमेंटम वापस पिकअप होती हुई नजर आ रही है ओवरऑल इस इंडस्ट्री में। उसमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज काफी वेल प्लेस्ड है। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी रिसेंट क्वार्टर में काफी एंकरेजिंग थी एंड Q4 में एक वो अच्छी खासी रिकवरी एक्सपेक्ट करें जो कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी सस्टेन रहेगी। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज में मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड करना चाहूंगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 4400। सुप्रीम इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा करता है स्टॉक करता हुआ और इनफैक्ट आज पैनल ने कई बार चुना इसको। मानस जी ने अभी सस्ता ऑप्शन में चुना। एक रिकैप फटाफट से चार का चौका का। तो सुप्रीम इंडस्ट्री सुबह भी सुझाया था मानस जी ने, अच्छा ट्रेड साबित हुआ। अभी भी सस्ता ऑप्शन के लिए इसी के साथ जाना चाह रहे हैं। 3950 से कॉल लेना है आपको। टारगेट है 70 का, 32 का स्टॉप लॉस लगाना है। श्रीकांत जी कह रहे हैं कि ऑटो स्पेस से अशोक लीलैंड यहाँ से भी और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 215 के टारगेट देख रहे हैं वो, 204 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित सेठ जी ने कहा कि इंडियन बैंक इसी के साथ जाना चाहेंगे। 940 का टारगेट है, 909 का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। और मिड कैप फंडा के लिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज दोबारा चुना गया। शानदार परफॉर्मेंस स्टॉक से 4400 तक की टारगेट देख रही हैं मिड टर्म में स्नेहा जी। और खरीदारी की राय ऑब्वियसली कुछ और काउंटर्स। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रही थी नुपुर पेटीएम और फ़ोनपे की जो IPO की बात हुई और पूरे स्पेस को री रेटिंग के लेकर बात हो रही थी। पेटीएम चार्ट देखते हैं 3.5% की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में। और पहले फंडामेंटली भी मैं समझना चाहूँगी स्नेहा जी, खबर सुनी होगी आपने, ये फ़ोनपे का IPO री रेटिंग की संभावनाएं पेटीएम को लेकर कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? स्पेस में कोई पसंदीदा पिक आपकी? देखिए फोन पे की जो ये IPO की जो न्यूज़ चल रही है तो डेफिनेटली पेटीएम को इससे बेनिफिट मिलेगा बिकॉज पेटीएम काफ़ी डिस्काउंट में ट्रेड करता है। ऑब्वियसली ये फोन पे के लिस्टिंग के बाद भी फोन पे से थोड़े डिस्काउंट में ट्रेड करेगा बिकॉज काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर का गैप है दोनों में। बट क्योंकि पेटीएम फाइनेंशियली थोड़ा सा अपर हैंड रखता है फोन पे के कंपैरिजन में, सो ये वैल्यूएशन गैप काफ़ी कुछ नैरो डाउन होगा। तो इसके लिए पेटीएम में एक आपको अच्छी मूव देखने को मिलेगी। प्लस पेटीएम में एक अच्छी हमने ऑलरेडी करेक्शन देख चुकी है तो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे ये स्टॉक अभी अवेलेबल है जहाँ पे खरीदारी हम देख सकते हैं क्योंकि जो डिजिटल पेमेंट है उनमें अभी भी काफ़ी कुछ ट्रैक्शन बाकी है। कंपनी ने काफ़ी कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स लिए हैं प्लस AI के हेल्प के थ्रू ये अपने ओवरऑल जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको काफ़ी कुछ एलिवेट कर रहा है एंड एट द सेम टाइम क्रॉस सेलिंग के थ्रू ये अपने ओवरऑल बिजनेस को एक बूस्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो आगे आने वाले क्वार्टर्स में बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से और फर्दर इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। सो पेटीएम एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव है। चलिए, तो ये हो गया जनाब पेटीएम की बात। और इस नई IPO से यहाँ पर क्या मतलब रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो एस्टेब्लिश हो रहा है, ये प्रश्न था। अच्छा, काम करते हैं इस बातचीत के मतलब दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब फंडामेंटल और
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं। और हमारे साथ श्री संदीप बंसल, डिप्टी CIO ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के मौजूद हैं इस वक्त। संदीप जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। संदीप जी, अब आप ये समझिएगा कि लगभग गिन के इन 17 दिनों में, फरवरी के, सब कुछ पूरा हो गया। बजट, अर्निंग सीजन, ट्रेड डील, AI का पैनिक, शिवरात्रि और वैलेंटाइन डे, है ना, सब कुछ ही पूरा हो गया। और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी भी परसिस्ट करता है। अभी भी हम 26,000 की ट्रेजेक्ट्री को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं और बार बार रिस्क डाउन साइड आपका निफ्टी IT स्पॉन्सर कर रहा है। निफ्टी बैंक अभी भी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। इस मार्केट की प्लेसमेंट की बात करते हैं। एग्जैक्टली हमें ड्राइव क्या करेगा अब? क्या अभी हमें एक क्वार्टर और अपनी अर्निंग्स को, यानी Q4 अर्निंग्स और उस Q4 अर्निंग्स के साथ पूरी FY26 के अर्निंग्स का जब एक कंप्लीट सेंस मिल जाएगा तभी ड्राइव होगा मार्केट, या फिर उससे पहले भी कुछ आपको नजर आ रहा है जो हमें इस क्लस्टर से निकाल सकता है बाहर? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, हमें अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए शुक्रिया। आपने बात सारी सही कही। अर्निंग सीजन जो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। एक्सपेक्टेशंस से बेटर अर्निंग्स आई हैं। सेंटिमेंट्स भी ट्रेड डील की वजह से पॉजिटिव हो गए हैं। फ्लोज भी कुछ पॉजिटिव हो रहे हैं FIIs के कुछ एक दिनों में। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ चीज़ें और पॉजिटिव हो सकती हैं, तो हमारा व्यू मार्केट्स पे पॉजिटिव ही है। लोन ग्रोथ में अगर हम देखें तो एक अच्छा पिकअप आ रहा है। कंपनीज ने डिमांड एनवायरनमेंट पे जो कमेंट्री दी है वो भी पॉजिटिव है। प्राइवेट सेक्टर जो है, ऐसा लग रहा है कि वो और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मूव कर रहा है। इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, आप इन्फ्लेशन की बात करें, आप इंटरेस्ट रेट दरों की बात करें, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट की ये सब की बात करें, रुपी जी जो है वो भी स्टेबलाइज कर गया है। ऑयल की जो दरें हैं, हम इतना सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो भी एक फेवरेबल लेवल पे है अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो। मार्केट में अर्निंग्स प्ले आउट हो गए हैं। एग्जैक्टली मार्केट क्या Q4 की अर्निंग्स के लिए वेट करेगा बिफोर रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली, ये कहना मुश्किल है। पर हमारा ये मानना है कि Q4 की अर्निंग्स Q3 की अर्निंग्स जैसी ही शायद अच्छी रहेंगी, उनसे मजबूत भी हो सकती हैं। और अगर हम FY27 की बात करें तो वहां हमें लग रहा है कि लगभग 15% की अर्निंग्स ग्रोथ आनी चाहिए वर्सेस 8 to 9% की अर्निंग्स ग्रोथ जो हम FY26 में एंड करेंगे। तो यहाँ से फंडामेंटली तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो का मोमेंटम जारी रहना चाहिए। ओके संदीप जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ, पॉजिटिव रहेगा वातावरण भी, आपने ये कहा। अच्छा, एक और पॉजिटिव खबर संदीप सर आज आई, इन्फोसिस और एंथ्रोपिक को लेकर जो खबर आई। इन्फोसिस और एंथ्रोपिक अब करार कर लिए हैं, साथ काम करेंगे मिलकर। और याद होगा सर आपको, IT स्पेस टूटा था एंथ्रोपिक की उस खबर के बाद, क्लाउड वर्क के बाद। अब इस टाई अप को आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह से बाजार ने रिएक्ट किया, बहुत ही तेजी हुई, हालांकि इंट्राडे में बढ़त भी गवाई IT स्पेस ने, लेकिन आपका व्यू क्या है IT को लेकर? गुड आफ्टरनून। स्पेसिफिक कंपनी के विषय तो हम बात नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम ओवरऑल सेक्टर को देखें, हमें लगता है कि सेक्टर के वैल्यूएशंस एक अट्रैक्टिव जोन में आ गए हैं। इंडियन IT ने इन द पास्ट भी दिखाया है कि जितने भी टेक चेंजेस आते हैं वो उन टेक चेंजेस को सक्सेसफुली नेविगेट कर पाते हैं। हमने ये भी देखा है कि नियर टर्म में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मार्केट उनसे ज़्यादा घबरा जाता है, जबकि इन चेंजेस का इम्पैक्ट थोड़े से लॉन्ग टर्म में आता है। इसमें एक और बात ये है कि एंटरप्राइज लेवल पे जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वहाँ पे सिस्टम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी लेगेसी और पुराने सिस्टम्स भी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज मदद करती हैं। इसलिए ये अज्यूम करना, जो मार्केट कुछ दिन पहले तक अज्यूम कर रहा था कि ओवरनाइट AI की वजह से इनके बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आ जाएगा,
हमें लगता है कि वैसा नहीं होना है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है या जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो एक्चुअली नियर टू मीडियम टर्म में थोड़ी बढ़े। तो हमारी समझ में तो मार्केट्स थोड़े से ज़्यादा वरिड हो गए हैं, थोड़े से जल्दबाजी में। ये एक अपॉर्चुनिटी है और हमें इंटायर आईटी स्पेस में यहाँ पे काफ़ी वैल्यू नज़र आती है। अच्छा संदीप जी, एक और स्पेस सडनली इतनी वाइब्रेंट लग रही है कि पूछिए मत। ठीक है, प्राइस वाइज आपको स्ट्रेच ना मिले, एंड दैट्स आई थिंक डिफेंस, एक सब्सटेंशियल डिफेंस बजट हाइक, उसके बाद ये राफेल डील, आई मीन 3.5 ट्रिलियन की हाईएस्ट एवर। हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी देखा था, एमका का अप्रूवल, एमका का प्रोटोटाइप जब आएगा तो उसके बाद उसका प्रोडक्शन भी होगा, हालांकि उसमें एचएएल नहीं है। बट सडनली एक क्रमबद्ध तरीके से इतना कुछ डिफेंस में हो रहा है कि पूछिए मत। आपका व्यू क्या है डिफेंस पे इस वक्त, और अगर थोड़ा सा अपने आप को ड्रॉप करके आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट डिफेंस पे आपका व्यू। या अनफॉर्चुनेटली वीरेंद्र, हम स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात कर पाएंगे। सेक्टर में हमारा व्यू डिफेंस में काफ़ी पॉजिटिव है। हमें लगता है जो बिजनेस साइकिल है डिफेंस की वो इन फेवर है और वो काफ़ी सालों तक पॉजिटिव रहने वाली है। इंडिया में हिस्टोरिकली अंडर इन्वेस्टमेंट रहा है इस सेक्टर में। इसके अलावा हम अब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, इंडिजिनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिससे लोकल कंटेंट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तीसरा एक अपॉर्चुनिटी जो खुली है वो एक्सपोर्ट्स की खुली है। एडिशनली डिफेंस में इक्विपमेंट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं और उसके लिए इंडियन कंपनीज काफ़ी कोलैबोरेशंस कर रही हैं। डिफेंस को बजट से काफ़ी आने वाले सालों तक हमें लगता है सपोर्ट मिलता रहेगा, बिकॉज हमारा गिवन जो हमारा नेबरहुड है और लास्ट ईयर जो भी हुआ बॉर्डर पे, उसकी वजह से भी हमें अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ में और इजाफा करना है। तो डिफेंस सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। ये सेक्टर जो है आज के दिन में पीएसयू डोमिनेटेड है, तो यहाँ पर पीएसयूज में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और आगे जाके प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी इस स्पेस में हमें लगता है बड़ी होंगी। ओके संदीप जी, तो डिफेंस पे आपका व्यू हो गया। अच्छा, आज खबर में ये इटर्नल, स्विगी, कोई कॉमर्स स्पेस भी है, तो मेरा सवाल आपसे, पूरा ये न्यू एज स्पेस, साथ ही कोई कॉमर्स स्पेस को लेकर भी है। अब इटर्नल ने तो अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं सर पिछले एक साल में अगर हम देखें, और पिछले कुछ महीनों में भी, हालांकि थोड़ा सा अब कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये कि इस स्पेस को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है। और आज खबर ये थी कि जो गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने 1% वेलफेयर में डालने को कहा है, तो ये एक खबर से आज टूटा। लेकिन ओवरऑल क्या स्थिति मजबूत नजर आती है, और आपने क्या पोर्टफोलियो में यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाया है? तो इस खबर से श्रेया, फंडामेंटली बिजनेस इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होगा, पर वो इम्पैक्ट हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा या सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसकी वजह से इन कंपनीज की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो मार्जिन प्रोफाइल है या जो प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ है, उसमें कोई डैमेज हमें नहीं नज़र आता है। हमारा इस स्पेस में एक्सपोजर है। हमें ऐसा लगता है कि बड़े शहरों में और इवन इन टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में लोग काफ़ी इस माध्यम को कंज्यूम कर रहे हैं। इससे काफ़ी ग्रोसरी और घर की चीज़ें काफ़ी मंगाई जा रही हैं और इनफैक्ट एक दिन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये कंपनीज का स्केल और साइज बहुत बड़ा हो गया है। इनके पास बार्गेनिंग पावर और परचेजिंग पावर भी उस वजह से काफ़ी हो गई है, क्योंकि ये अपने वेंडर्स और सप्लायर्स के अब काफ़ी बड़े पोर्शन हो गए हैं। ये बिजनेस ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये मार्केट हमारी समझ में एक ओलिगोपोलिस्टिक सिचुएशन में ही रहेगा, जहाँ पर कुछ एक प्लेयर्स जो लगातार एग्जीक्यूट कर सकेंगे वो ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। और
इस स्पेस में एक हॉकी स्टिक के रूप में प्रॉफिटेबिलिटी हमें लगता है कुछ एक सालों में नजर आएगी। तो हाँ, हमारा इस स्पेस में एक्सपोजर भी है और इसमें लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें ग्रोथ हमें लगता है काफी ज्यादा रहने वाली है, और इनफैक्ट ये इंडियन इकोनॉमी के वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ स्पेसेस में से एक है। अच्छा, एक दो स्पेसेस का नाम रखता हूं मैं अब संदीप जी, जहां पे सिवियर प्राइस डैमेज था, एंड मोस्ट स्पेशली आई थिंक पोस्ट सितंबर 25 के बाद। आप चाहे हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, आप होटल स्टॉक्स को देखिए। होटल्स तो उससे पहले भी प्रॉफिट टेकिंग मोड में गए, एंड ईएमएस ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे जब से ये ट्रेड डील विवाद शुरू हो गया था। आई मीन फॉर इंस्टेंस डिक्सन। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नज़र आ रही है? आपने नंबर्स भी देखे होंगे इस बार के ईएमएस में, आपने नंबर्स देखे, आपने इंडियन होटल्स के नंबर्स देखे, आपने हॉस्पिटल्स के नंबर देखे। इस प्राइस पर वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ पर है आपको? सो ये तीनों ही स्पेस वीरेंद्र हम काफ़ी क्लोजली इवेलुएट कर रहे हैं। ईएमएस स्पेस में नंबर्स मिक्स्ड रहे हैं। वहाँ पे हम बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे। वहाँ पे प्राइस डैमेज भले ही हो गया हो, पर अभी भी वैल्यूएशंस और जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसमें हम उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। इसीलिए करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा उस पे एक्सपोजर नहीं है। हॉस्पिटल्स में हमारा एक्सपोजर है, वहाँ पे कंपनीज जो अभी भी एग्जीक्यूट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो जिसमें ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आ रही है, और हमें लगता है कि नेक्स्ट 2-3 साल में, क्योंकि वो अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ा रही हैं और 3-4 साल की अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी है, वहाँ पर हम इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस सेक्टर में मार्जिन्स मेंटेन्ड रहेंगे। फिर आपने एक और सेक्टर की बात करी, विच वाज, सॉरी मैं भूल गया, आपने ईएमएस, हॉस्पिटल्स और ईएमएस और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर स्पेस में वीरेंद्र वो काफी स्टॉक स्पेसिफिक स्पेस है। वहाँ पे डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस भी हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस भी हैं, और एक डायग्नोस्टिक्स का भी स्पेस है। डायग्नोस्टिक्स के स्पेस में हम पॉजिटिव हैं। वहाँ पे हमें लगता है कि वैल्यूएशंस कुछ ही स्टॉक्स में काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। हेल्थ केयर या फार्मा का जो स्पेस है, वहाँ पे ईच बिजनेस अपने आप में एक यूनिक है, बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, वो कंपनियों में हर कंपनी में भिन्न भिन्न है। तो कंपनी स्पेसिफिक रूप में हम स्पेसिफिक स्टॉक्स में पॉजिटिव हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में भी मजबूती है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी स्पेसिफिक स्टॉक्स और प्रोडक्ट्स में हमें लगता है ग्रोथ आएगी। इसके अलावा इस सेक्टर में करेंसी की वजह से भी एक फायदा होगा, जिसके लिए हमें लगता है कि मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे। तो वैल्यूएशंस हमें लगता है कि यहाँ पे रीजनेबल हैं और उनमें ऊपर जाने का भी स्कोप है। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल से मेरी तरफ से संदीप जी, एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हमने अभी तक उसको टच नहीं किया, बैंक्स, और आज पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप बैंक्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं अभी? क्या आप, अगर मैं पूछूं तो झुकाव आपका किस तरफ ज़्यादा है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की तरफ या पीएसयू बैंकिंग स्पेस की तरफ? हम पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स दोनों में इन्वेस्टेड हैं। पीएसयू बैंक्स ने अच्छी रैली दी है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न एक्सपीरियंस मिला है। उस स्पेस में हम अभी भी इन्वेस्टेड हैं, पर वहाँ पे थोड़ी बहुत हमने प्रॉफिट्स बुक की है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे इस समय हम ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, हमारा झुकाव ज़्यादा रहेगा। उस स्पेस कुछ एक बैंक्स वहाँ पर चले हैं, पर कुछ एक स्टॉक्स में अभी भी हमें लगता है कि काफ़ी स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक ड्यू टू बैंक स्पेसिफिक रीजंस अंडर परफॉर्मेंस रही है, भले ही मैनेजमेंट चेंजेस हों या रेगुलेटरी ओवरसाइट हो या टेक स्पेसिफिक चैलेंजेस रहे हों, और अंडर परफॉर्मेंस के बाद वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हैं। तो एज क्रेडिट ग्रोथ में एक पिकअप आ रहा है, हमने देखा है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी 14-14.5% के हिसाब से ग्रो कर रही है। मार्जिन्स हमें लगता है कि स्टेबल रहेंगे। एसेट क्वालिटी बैंकिंग सेक्टर की अच्छी है,
और हमारे हिसाब से कुछ एक साल अच्छी रहने वाली है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो अंडर कंट्रोल है और वैल्यूएशंस रीजनेबल है, तो हमें लगता है कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। ठीक है, नोटेड। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपके वक्त के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 34 अंक ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी 190 अंक ऊपर, ब्रेथ इंटैक्ट है। क्या किया जाए, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या हो वीरेंद्र जी? क्या आपने दो चीज़ें कही थी, जो इंट्राडे में हो तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और जो पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके भी रह सकते हैं, तो कैरी करें या फिर अभी और देखें इसको एक आध दिन? देखिए श्रेया, मैं कहूँगा निफ्टी, मैं जो कैरी करने की बात की थी वो निफ्टी बैंक के परिप्रेक्ष्य में की थी श्रेया। निफ्टी पर आप अभी इंट्राडे प्लेयर रहिए। ठीक है श्रेया, क्या है ना, यहाँ पर हमें निफ्टी आईटी से अभी भी दिक्कत है। निफ्टी आईटी इंट्राडे में आज कितना परसेंट था आपको मालूम भी है? नाउ इट्स हार्डली 1%। तो मेरा अगर एक चक्का कमज़ोर है ना, तो मैं खामखा क्यों एक्सपोजर लूँ उसमें। निफ्टी में आज हमें ठीक बेस पे ट्रेड मिला, गिन के सीएनबीसी आवाज़ का जो बेस था वहाँ पे ट्रेड मिला, गिन के हमने ऊपर छोड़ दिया। मैंने 12 बजे भी कहा था 25,750 पे बुक कर लीजिए। 2 बजे आपकी और मेरी बात हुई, तब भी मैंने कहा बुक कर लीजिए। अभी भी बुक कर सकते हैं, पर ट्रेड मत कैरी करिए निफ्टी पर। मेरा कन्विक्शन, जो मैंने सुबह भी कमेंट्री में कहा था अपनी, टू कैरी लॉन्ग्स फॉर ए डायरेक्शनल लॉन्ग, वो तभी आएगा जब आप 25,800 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाएंगे। 25,800, 830, 820 आप उसके ऊपर एक फर्म क्लोज दें, तभी जाके हम कैरी करेंगे। अदरवाइज कल जब हम फिर चर्चा कर रहे होंगे श्रेया, मैं तब फिर एक ट्रेड सुझाऊंगा, उस पर हम काम करेंगे। बट लेट्स ब्रिंग निफ्टी बैंक। बखूबी कहा आपने बात कि हाँ, पीएसयू बैंक्स फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। एक बार जरा निफ्टी बैंक का सीएनबीसी आवाज़ का RS1 लेके आइए और निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई देखिए। निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई क्या है श्रेया? 61,241, 61,241, और यही लेवल दिया था मैंने RS1, 61,241। तो RS1 पे ही जाके आप हिट करके बैकफुट पे आ गए। प्रॉफिट टेकिंग की राय मैंने डे ट्रेडर्स को यही दी थी। बट फिर यही कह रहा हूं, पीएसयू बैंक्स का मोमेंटम देखते हुए इट्स बेटर टू कैरी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को आप कैरी करिए। और एक और बात याद रखिएगा, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा। एक रीजनेबली एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं कुछ समय तक के लिए, तो आपको एटलीस्ट अपना 10 डिमा के आसपास स्टॉप लॉस करना पड़ेगा, और नियरेस्ट पुट राइटर्स के जोन के आसपास। और वो क्या आता है? बेस 1। कन्वर्ट ये कल कहीं और हो जाएगा, डेटा मेरे को मिलेगा, पुट राइटर्स ऊपर आए तो मैं चेंज करा दूंगा, बट एज ऑफ नाउ यही रहेगा। सो कैरी बैंक निफ्टी। श्रेया, बैंक निफ्टी कैरी करने की बात कही है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की तरफ से। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक क्या कैरी करें ये समझ लेते हैं हमारे पैनल से। BTS TST BT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बताइए राजेश सातपते जी, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, कैरी करना थोड़ा ऑनेस्टली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ज्यादातर मोमेंटम इंट्राडे अच्छा मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे सेल बना है दैट इज SRF। आप SRF का स्ट्रक्चर देखिए, आज ऊपर से ये टूटा है, और ये जो इट्स बेसिकली इन SRF, तो मुझे लगता है 2650 का टारगेट होगा। 2750 2755 के आसपास ये चल रहा है। सेल करे, स्टॉप लॉस होगा 28 का। तो इट्स सेल इन SRF। ओके, सेल इन SRF। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए, थोड़ी देर पहले डिलीवरी पे बात हुई थी। डिलीवरी के ऑप्शन में मैंने रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, मेरा समझना है कि यहाँ पर एक BTST भी लिया जा सकता है। इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 434 रुपए 50 पैसे के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 427 का लगाना है, और टारगेट सेट करने हैं 450 450 रुपए के। ओके, डिलीवरी BTST ले जाएंगे। श्रीकांत जी, आप बताएं। देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम पेटीएम में और बढ़ते जा रहा है। इंट्राडे की एक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। डे हाई पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट एवरेज इसको भी ये क्रॉस कर रहा है। तो करंट लेवल से पेटीएम में खरीदने की राय रहेगी। 1170 1175 के करीब ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 1210 रुपए के, और स्टॉप लॉस अगर रखना है तो वो हम रखेंगे एट 1155। तो 1155 के स्टॉप लॉस के साथ 1210 के टारगेट के लिए पेटीएम को खरीदे। ओके, पेटीएम करो। सचिन जी, श्रीकांत जी का व्यू है 1172 पे। अमित जी, आपका ट्रेड?
वीरेन जी 2 बजे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल दिया था, उसी के साथ जाऊंगा। ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज हो रहा है और एक पुल बैक के बाद मूविंग एवरेजेस से ऊपर जा रहा है। अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस अब हमारा रहेगा 379 का और टारगेट्स रहेंगे 392 पे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अमित जी सुबह वाले ट्रेड के साथ जानना चाहेंगे और अरुण जी आप बताइए। श्रेया जी यूपीएल के साथ जाना चाहूंगा। 741 के आसपास चल रहा है। इसमें एक इंट्राडे चार्ट का ब्रेकआउट लास्ट 15 मिनट में ही देखने को मिला है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कैरी होना चाहिए। 756 तक के टारगेट ऊपर में आ सकते हैं। नीचे में 734 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको एज ए बीटीएसटी ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओके, यूपीएल एज ए बीटीएसटी ट्रेड लेके चल सकते हैं। सारी ट्रेड्स पूरे हो गए हैं। अब ब्रेथ देख लेते हैं कैसे रही। इनफैक्ट यहाँ मार्केट की ब्रेथ तो ठीक ठाक नजर आ रही है सर। वायदा बाजार की ब्रेथ कैसे रह रही है? श्रेया, ब्रेथ इवनली पॉइज्ड आप कह सकते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अगर आप देखें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 77 लॉन्ग, 80 में शॉर्ट, 12 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। बट झुकाव याद रखिएगा, कंसिडरिंग बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है, कल भी क्लोज हुआ था, झुकाव लॉन्ग्स की तरफ है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा ये भी अपने आप में बड़ा है, 42 शॉर्ट कवरिंग। आइए एक करके स्लाइड्स को देखते हैं। पेटीएम, आज पेटीएम में देखिए एक बहुत अच्छा रिवर्सल है। रिवर्सल अगर आप कैंडिडेट्स को खोज रहे हैं तो रिवर्सल कैंडिडेट है। ये पूरी की पूरी कैंडल जो एनगल्फ हुई है ये हुई है 200 डेमा पर। इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस। बाकी इंडियन बैंक, अच्छा इंडियन बैंक पे याद रखिएगा 3.5% का गेन है और इंडियन बैंक आज अपने करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है। पीएनबी आपके स्क्रीन पे आएगा, 3.5% ऊपर रहा। ये स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कैरी करता हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, तो पूरा का पूरा बैंकिंग सरकारी बैंक जो थे वो निफ्टी बैंक को एक रत्ती भर रिट्रेस नहीं होने दे रहे हैं। सेकंड स्लाइड, शॉर्ट कवरिंग। डिलीवरी में सुबह ही में एक बहुत अच्छा ट्रेड था, मेरे ख्याल से मानस या राजेश जी ने ट्रेड पिक किया था, बहुत ही खूबसूरत ट्रेड था वो आवाज़ पे। बाकी दानी एनर्जी सॉल्यूशंस, दानी इंटरप्राइजेस, कैनरा बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी और के फिनटेक आज सुबह मेरे ख्याल से ये ट्रेड भी पिक किया गया था, 2% शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे। एसआरएफ अभी पैनल ने सजेस्ट करा भी, मेरे ख्याल से राजेश जी ने, एक कंप्लीट कोलैप्स एसआरएफ में और शॉर्टिंग, स्विगी शॉर्टिंग, आज पूरे के पूरे सेगमेंट में काफ़ी शॉर्टिंग थी। एमसीएक्स बीएससी कोलैप्स हुए, कैपिटल मार्केट थीम आज भी कोलैप्स हुई, हिंदुस्तान जिंक बैकफुट पे था मेटल्स में। और उसके बाद आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग की, यानी यहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें हुडको, टाटा पावर, सिप्ला सम्मान कैपिटल और फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस थोड़ा सा एक सरप्राइज पैकेज था क्योंकि आज सुबह के मूव अच्छे थे लेकिन बाद में कोलैप्स हुआ। बट जो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीएसयू बैंक्स, पेटीएम, उसके बाद आप एक स्टॉक और लेके आइए एलएनटी, जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था। एलएनटी की कोई मानस कॉल पकड़ लें क्या इस सीरीज के एक्सपायरी तक के लिए? देखिए पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि यहाँ से शायद 200 रुपए का अपमूव एलएनटी दिखा सकता है। तो अगर एक ऑप्शन ट्रेड लेना हो तो आई थिंक 4300 का कॉल ऑप्शन एलएनटी का लिया जा सकता है। 24 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाएंगे, 10 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स हैं उसको देख लग रहा है कि इस ऑप्शन में आपको 60 से 70 रुपए के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। एलएनटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश, तो ये हो गया व्यू। अच्छा, अब लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। एलआईसी समेत तमाम लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन का तरीका बदल सकता है। सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कमीशन रेगुलेशन को लेकर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के सीईओज ने आईआरडीआई चेयरमैन से मुलाकात की है और क्या हो सकता है बदलाव, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है यश जैन। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या खबर आ रही है? जी, जैसा हम काफ़ी समय से अभी रिपोर्ट करते आए हैं कि सरकार, इंश्योरेंस रेगुलेटर, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सबकी चिंता बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस के कमीशंस को लेकर, किस तरीके से सिस्टम में जो कमीशन रेट है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचने पर वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसी सिलसिले में कुछ समय पहले लाइफ इंश्योरेंस के सीईओज ने इंश्योरेंस रेगुलेटर के जो चेयरमैन हैं, आईआरडीआई के चेयरमैन, उनसे एक बहुत अहम मुलाकात की। इस मुलाकात के अंतर्गत हमारे सूत्रों के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस सीईओज ने ये सजेस्ट किया है कि ये जो इंश्योरेंस कमीशंस है उनका बर्डन पॉलिसी होल्डर्स पे कम करने के लिए एक डिफर्ड कमीशन मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। और इस डिफर्ड कमीशन मॉडल के अंतर्गत जो पूरा फर्स्ट ईयर का जो कमीशन होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 40 या 50% दिया जाएगा और जो बाकी का बैलेंस बचता है फर्स्ट ईयर कमीशन में, जिसे कि फ्रंट लोडिंग ऑफ कमीशन भी कहते हैं, उसे
कम से कम अगले 5 साल तक डिफ़र किया जाएगा। ये शब्द कम से कम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 5 साल की लिमिट रखी गई है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 6 साल, 7 साल या 8 साल। बट कम से कम जो बाकी का बैलेंस कमीशन बचता है फर्स्ट ईयर में से, वो 40 या 50% देने के बाद में उसे कम से कम 5 साल तक डिफ़र कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस सीईओज़ ने IRDAI चेयरमैन को ये भी आश्वासन दिया है कि वो हर साल जो एब्सोल्यूट कमीशन वो पे करते हैं, यानी कि अगर ये साल में 100 रुपये उन्होंने कमीशन पे किया तो हर साल उसे कम से कम 10% से कम करेंगे अगले 3 साल तक, यानी कि अगले साल 90 होगा, उसके अगले साल 10% से और कम होगा, और ऐसे अगले 3 साल तक एक रिडक्शन या रैशनलाइजेशन कमीशन में भी लाया जाएगा। इंश्योरेंस सीईओज़ ने ये सजेस्ट किया है ये जो डिफर्ड कमीशन मॉडल है वो सभी तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि वेब एग्रीगेटर्स हो गए, इंडिविजुअल एजेंट्स हो गए, बैंक्स जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचती है उन पे, और सब तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स पे एक समान रूप से एप्लीकेबल होगा। इम्पॉर्टेंटली ये मीटिंग के 2-3 दिन बाद हमें पता चला है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने सारी इंश्योरेंस कंपनी से बहुत डिटेल डेटा मांगा है, और ये डेटा है डिस्ट्रीब्यूटर वाइज कमीशन को लेकर, यानी कि आप वेब एग्रीगेटर्स को आपने पिछले 3 सालों में एग्जैक्टली कितना कमीशन दिया, बैंक्स को कितना कमीशन दिया, इंडिविजुअल्स को कितना कमीशन दिया, और ये सब डेटा बहुत माइन्यूटली स्टडी किया जा रहा है। बहुत जल्द हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन पेपर जो कमीशंस को रेगुलेट करने के लिए आ सकता है वो आता दिखाई दे सकता है। यश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो जनाब बजेदा ने जो है वो डेटा बहुत बारीकी से मांगा है, जो भी कमीशन पे किए गए हैं लास्ट अगर आप देखें कुछ वर्षों में, और दूसरी बात यह है जिस तरीके से बीमा कंपनियों ने इस कमीशन स्ट्रक्चर को डिफर्ड वे में या फिर आप कहिएगा स्ट्रक्चर्ड वे में रिड्यूस करने की बात की गई है, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अच्छा है ये इंश्योरेंस धारकों के लिए अच्छा है, लेकिन जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिनको ये कमीशन मिलता है उनके लिए अगर आप देखेंगे, और देखिए ये आज कोई खबर में दम है, अच्छी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन ये फियर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ परसिस्ट कर रहा है। पॉलिसी बाजार पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। एक बार पॉलिसी बाजार लेके आइए प्लीज़ ज़रा यहाँ पर, एक बार लेके आएंगे ज़रा प्लीज़ चार्ट इसका, पीवी फिंटेक रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। यस, 1494 पे आके ट्रेड करता हुआ। माना इस चार्ट पे आपका टेक क्या है? आई मीन ये रिकवरी पाथ आपका इसको मुश्किल लग रहा है या फिर थोड़ा सा बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज पूरी हो रही है इसमें? देखिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन अभी तक दिख नहीं रहे हैं। केवल अगर हम देखें तो पॉजिटिव ये है कि पिछले 3 हफ्ते से ने कोशिश की है स्टॉक ने कि 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे, उसके नीचे ना जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये 1380 रुपए के नीचे जाएगा तो शायद 1260 रुपए तक फिसल भी सकता है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर निगेटिव है, अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको जरूर से 1380 पे स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी तो 1600 रुपए के ऊपर ही करेंगे। पीवी फिनटेक पर ये व्यू हो गया आपका। और लाइफ इंश्योरेंस स्पेस, ये जो कमीशन वाली बात है, कब से चर्चा हो रही है स्पेस को लेकर, इस पर्टिकुलर खबर को लेकर। कुछ और काउंटर्स देखते हैं जो ऐसे मार्केट में डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट रखेगा एक बार स्क्रीन पर, हालांकि उतनी परसेंटेज में बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन डेज हाई निचले स्तरों से ये भी रिकवर होकर अच्छी क्लोजिंग दिखाता हुआ एक बार फिर से रखेगा आज के सत्र में पावर ग्रिड। कल इस काउंटर में शानदार रैली देखी हमने, पूरा इनफैक्ट पूरे एनर्जी स्पेस, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, सभी में अच्छी खासी तेज परफॉर्मेंस थी। अब जिस तरीके से राजेश सातपुते जी, हालांकि अब पता नहीं, कल तो काफ़ी चला था पावर ग्रिड, आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ, लेकिन जाते जाते जो थोड़ा सा इसमें एक रिकवरी का मोड देखने को मिल रहा है, कितना पॉजिटिव? आशा जी देखिए, मुझे लगता है काउंटर में अभी भी स्ट्रेंथ है, कहीं वीकनेस नहीं है। कल इसमें क्लीन ब्रेकआउट था जहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप भी देखा था। अगर आप ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो इसका लेवल था 296 का, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो जब तक ये 296 के आसपास है तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई इट विल बी अ बाय ऑन डिप काउंटर फॉर मी। 300 के आसपास एक थ्रेशोल्ड है, थोड़ा कॉल राइटर है, लेकिन मुझे लगता है वहां पे शॉर्ट स्क्वीज होगा। 310 314 ये इसका टारगेट पेंडिंग है, तो बाय साइड का पोजीशन है, तो स्टॉप लॉस होगा आपका 295 के नीचे, प्रोबेबली 293 विल बी अ सेफर स्टॉप लॉस।
ओके पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पे। बहरहाल डिफेंस में भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, टीवीएस मोटर ऑटो स्पेस में, ट्यूबुलर स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। इन्फोसिस हालांकि पारी इंट्राडे बहुत अच्छी रही थी, बट क्लोजिंग उतनी इंप्रेसिव नहीं है, और ये एक अपर शेडो, हायर शेडो इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि उत्साहजनक खबर के बावजूद, उत्साहवर्धक खबर के बावजूद ऊपर माल बिकने आया। कन्विक्शन नहीं है जनाब, कन्विक्शन नहीं है, और आपकी बॉडी से बड़ी आपकी हायर शेडो है। क्यों सचिन, इस कैंडल में आपको कन्विक्शन मिल रहा है क्या? अच्छा सचिन है नहीं। राजेश सतपति जी, आपका व्यू? वीरेंद्र जी नहीं मिल रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आज लगा था एक बार 1450 तक का रिलीफ रैली जो हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, वो 1450 तक का टारगेट था जो इसका 10-डे एम था। लेकिन जिस तरह से आज रिवर्सल दिखा रहा है ऊपर से, इट्स अ हैमर, तो इट्स अ हैमर विद अ लॉन्ग लिवरेज, तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो अगर पोजीशन है तो आई थिंक वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल। स्टॉप लॉस होगा 1370 का, अगर टूटता है तो फिर से वो गिर के अपना रिसेंट लो है वो एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है ओवरऑल आईटी में एक अच्छी रिलीफ रैली प्ले थी आज भी और कल भी। आईटी ने इंट्राडे में जाहिर तौर पर बढ़त गवाई है। 2% ज़्यादा इंडेक्स सुबह कारोबार कर रहा था और अब जाते जाते 1% के नीचे आ गया है। लेकिन पीएसयू बैंक, एक बार फिर से रख दीजिएगा, ये इंडेक्स, ये स्पेस, शानदार रैली और निचले स्तरों से यहाँ पर तो रिकवरी देखने को मिली। तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अगर आप देखें तो 2.5% की तेज़ी के साथ अब डेज हाई पर ही ऑलमोस्ट क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, और काफ़ी सारे काउंटर्स से सुझाए गए हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगी, यूनियन बैंक की हमने चर्चा कर ली, बैंक ऑफ इंडिया की, इंडियन बैंक की, एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा भी रख दीजिए। ये भी इनफैक्ट पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें ही तेज़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 4% की तेज़ी के साथ लगभग अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। लास्ट पॉसिबल आज का चार्ट चेक, अरुण कुमार मंत्री जी आप देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कैसे कैरी करें? अब तो हालांकि टाइम बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका व्यू। देखिए बिल्कुल कैरी कर सकते हैं शायद, इसको 308 310 तक के टारगेट मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। लगभग फेब के हाइस के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, और जो रिसेंट हाइस बने थे 310 तक, वहां तक मुझे लग रहा है जाना चाहिए। डेफिनेटली इसको कैरी कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 299 के आसपास लगाए, मुझे लग रहा है 6 से 7 रुपए की मोमेंटम और स्टॉक में आ सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये व्यू हो गया, पीएसयू बैंक स्पेस शानदार करता हुआ। लेकिन क्लोजिंग कैसे रही है आज की सेशन की, ट्यूसडे की सेशन की, ये बिग वॉल पे समझ लेते हैं वीरेंद्र जी से। सर ओवर टू यू। जी अमशा, बहुत शानदार क्लोजिंग, और शानदार जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये बैंक निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में एट ऑल टाइम हाई क्लोज। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का जो इंट्राडे हाई है वो है ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद ठीक तुरंत बाद अगले दिन जब वो ओपन हुए थे 61,773, बट वो क्लोज नहीं था, याद रखिएगा। तो ये ऑल टाइम हाई क्लोज निफ्टी बैंक का है, और क्लोजिंग बेसिस पे याद रखिएगा। और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, उसमें भी अगर आप देखें जो सबसे मजबूत कड़ी रही, दैट्स निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 9508 पे ऑल टाइम हाई पे, वर्टिकल राइस। बाकी आईटी चला, लेकिन शायद आप सिर्फ नंबर्स को देखेंगे 1% ऊपर, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट पिक्चर। ये पूरा दृश्य नहीं है, इंटरडे पिक्चर कुछ और थी। जी हाँ, इन्फोसिस और एंथ्रोपिक के कोलैबोरेशन की खबर के बाद जो थ्रस्ट जनरेट हुआ था वो अंतिम दौर तक सस्टेन नहीं कर पाया, और वही एक कारण था कि हम 25,800 की दहलीज पर नहीं गए। मिड कैप, स्मॉल कैप अपने आप में अगर आप देखें अच्छा करके गए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल इन फेवर ऑफ बुल्स, बट स्टोरी थी बैंक्स। बाकी अगर आप देखें फाइनेंशियल साइडवेज, पीएसयू स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग, डिफेंस सुपर स्ट्रॉन्ग, एफएमसीजी में 1% का मूव, आईटी में 1% का मूव, बट डिसाइसिव नहीं था। निफ्टी और 0.5% ऊपर, उसमें भी ट्यूबुलर स्पेस अच्छा कर रहा था। बाकी बैकफुट पे फाइनेंशियल्स, कैपिटल मार्केट थीम आज भी सिंक हुई, हालांकि कंट्रोल डिप था। इंडिया बिक्स करीब 5% ऊपर, एनर्जी स्पेस बिल्कुल फ्लैट, और रियल्टी में अगर आप देखें आज एक प्राइस डैमेज था। निफ्टी का दृश्य लेके आइए, आखिरी में एक बार ग्रिड को देखते हैं और क्या था जो स्ट्रॉन्ग था, क्या था जो बैकफुट पे था। इट्स अदानी एंटरप्राइजेस जो कि स्ट्रॉन्ग रहा। आईटीसी में एक रिवर्सल, सिगरेट के दाम बढ़ाने के बाद एक मूव अच्छा है। बाकी बीएल अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोज, इन्फोसिस का स्ट्रॉन्ग क्लोज, एलएनटी एट ऑल टाइम हाई, एशियन पेंट्स क्रूड के रिट्रेसमेंट का इम्पैक्ट था। बाकी हिंडाल्को टर्मिनल ट्रेंड बैकफुट पे, इंडस्ट्रीज शट 25715 लगभग 0.13%। निफ्टी ने बिहेव एग्जैक्टली वैसे ही किया जिसको ऐसे करना चाहिए था, और वो था एक्सपायरी का सेटअप। एक कंप्लीटली अगर आप देखें एक्सपायरी सेटअप में इसने ट्रेड किया, पुट राइटर्स के जोन को सिक्योर किया और कॉल राइटर्स के जोन को पार नहीं किया। लेकिन आज़ाद पंछी की तरह जो उड़ता रहा पूरे दिन वो था निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई।
जी, तो मंगल का सेशन ठीक ठाक ही रहा, मंगलमय ही रहा आज के लिए। और बैंक निफ्टी जैसा कि आपने कहा उसने ही जान फूकी है मार्केट में। अब देखते हैं कि अब कल का सेशन कैसा रहता है मार्केट में, और सुबह फिर से मुलाकात होगी मॉर्निंग पैनल में आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। नमस्कार।